नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑन द अनस्टॉपेबल्स। मेरा नाम है प्रतीक नायक और हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंडिया चाइना एंशिएंट रिलेशंस। जी हाँ दोस्तों, हमने इस फॉरेन ट्रैवलर्स की एक सीरीज शुरू की थी एंड अंडर द सीरीज ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया हम लोग इंडिया चाइना रिलेशंस के एंटीसीडेंट्स के ऊपर बात कर रहे थे। इन एंटीसीडेंट्स को कंटिन्यू करवाते हुए पिछले क्लास के अंदर हमने ये चर्चा की थी कि बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स जो चाइना से इंडिया की तरफ आते हैं और एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में हमको सैकड़ों इंफॉर्मेशन देंगे। इसी के कंटिन्यूएशन में हमने पिछले सेशन के अंदर फाहियान के बारे में समझा था और ये देखने की कोशिश की थी कि फाहियान ने इंडिया में क्या-क्या चीजें ऑब्जर्व की, फाहियान कब आया था, फाहियान की राइटिंग्स की इंपॉर्टेंस क्या थी और मेनली 4th सेंचुरी का इंडिया कैसा हुआ करता था उसके बेसिस के ऊपर हमने चर्चा की है। आज फाहियान के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रैवलर जिन्हें हम लोग ह्यूएन सांग के रूप में पहचानते हैं, इनके ऊपर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूएन सांग के राइटिंग्स की इंपॉर्टेंस क्या थी। ह्यूएन सांग के साथ-साथ हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इत सिंह यानी कि यी जिंग करके एक और चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में आए, उन्होंने क्या लिखा और समय मिला तो एक और चाइनीज ट्रैवलर वैंग जुआंग्स के बारे में भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वाज द राइटिंग ऑफ वैंग जुआंग्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया और इनकी राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। बट ये सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ अनअकैडमी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला यूसीएससी का टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप का टेस्ट। ये टेस्ट 17 दिसंबर को होने वाला है। इसमें आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलेगी। फायदा ये है कि आप ये टेस्ट के अंदर अपीयर करके अपनी जो तैयारी है उसको पुश कर सकते हो। मेनली अनअकैडमी ये एक टेस्ट साल में एक बार कंडक्ट कराती है। ये फ्री का टेस्ट होता है जहां आपको यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपको एक सिमुलेशन मिलेगा जहां आप अपने आप की तैयारी को गेज कर सकते हो। आप हजारों स्टूडेंट्स के बीच में compete करोगे, नई नई करके थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इसके अंदर अपीयर करेंगे और अगर आप इसमें टॉप रैंक लेके आ रहे हो तो आपको एक ब्यूरोक्रेट के साथ दिन स्पेंड करने का मौका मिलेगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको मेंटरशिप, साथों साथ आपको वी विल फाइंड कि वन टू वन डिस्कशन सेशन करने का मौका मिलेगा। मैकबुक और आईपैड, स्मार्टफोन्स और फिल्म्स की टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। टोटल 40 करोड़ रुपीस का इसके अंदर आपको स्कॉलरशिप का पूल अवेलेबल कराया जा रहा है फ्रॉम द अनअकैडमी साइड। इनफैक्ट मैं आपको यही कहूंगा कि आप ये एग्जाम दीजिए। इससे आप अपनी तैयारी को गेज कर सकते हो। नॉर्मली ये होता है कि हम जब तैयारी कर रहे होते तो हमें लगता है कि मैं सबसे बेस्ट तैयारी कर रहा हूँ, पर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि हमें हमारी तैयारी को दूसरों के साथ कंपेयर करना है क्योंकि दिस अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप कितना परफॉर्म कर रहे हो इट विल बी ऑलवेज बी रिलेटिव ऑन व्हाट द अदर स्टूडेंट्स आर डूइंग। तो ये ऑनलाइन टेस्ट है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी लिंक मिल जाएगी। 17 दिसंबर को ये एग्जाम है सुबह 11 बजे। जरूर से इसके अंदर ज्वाइन करिएगा एंड मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। ये फ्री का टेस्ट है। ये फ्री के टेस्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये फ्री कोड का यूज करना है जिसका नाम है PN लाइव। जी हाँ दोस्तों, इस कोड का उपयोग कीजिए और मैक्सिमम अपना जो आउटपुट है वो निकालने की कोशिश करिए। कुछ नहीं तो अनुभव लीजिए कि कितने हजारों कैंडिडेट्स के बीच में आप अपने आप को गेज कर सकते हो। खैर वापिस आते हैं, बाकी हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है। फाउंडेशन बैच 8 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। वी हैव स्टार्टेड रफ्तार रिवीजन बैच जो 6 दिसंबर से हमने जस्ट शुरू किया है। बहुत ही फायदा है, क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं भी लेने वाला हूँ क्रैश कोर्स एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूड करते हुए। साथों के साथों हम लोग 2023 खत्म हो रहा है, इसके लिए आपके लिए लेके आ रहे हैं अनबॉक्स 2023। जी हाँ दोस्तों, अनबॉक्स 2023 ये कोड यूज करेगा। आप PN लाइव भी कोड यूज कर सकते हो और आप हमारे मैक्सिमम बेसिकली डिस्काउंट को गेज कर सकेंगे। तो 2024 के लिए प्रीलिम्स का सब्सक्रिप्शन 6 मंथ्स का अराउंड 24,999 और 2025 के लिए अगर आप 1.5 साल का भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 48,000 या 47,449 में अवेलेबल है। जरूर से लाभ उठाइए, बहुत ही फायदा होगा आपको। बाकी आप यूसीएससी के एग्जाम जरूर से दीजिएगा, आपको बहुत ही एडवांटेज रहेगा। खैर वापिस आता हूं मैं एंड आप में से कोई भी दोस्त या आपका कोई भी स्टूडेंट या आपका कोई भी पहचान वाला जो लास्ट माइल यानी कि यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, उनको भी मोस्ट वेलकम है। आप हमारी जो यूपीएससी की इंटरव्यू पैनल है उसके साथ जुड़िए और आपको डेफ फिलिंग से लेके बाकी सारी वस्तुओं में काफी मददरूप हो पाएगी। सर बाकी कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8585858585 और टीम विल गेट बैक टू यू। वापिस आते हैं हम और देखते हैं कि इंडिया चाइना रिलेशंस के पॉइंट ऑफ से क्या इसकी इंपॉर्टेंस रही है। अब याद रखना दोस्तों कि जब जब हम लोग इंडिया चाइना रिलेशंस को देखेंगे
और इंडिया चाइना रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम लोग ने इसको डिटेल वाइज समझने की कोशिश की, तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर फाहियान के बारे में बताया था। फाहियान के साथ-साथ हम लोग आज के क्लास के अंदर ह्यूएन सांग के बारे में देखेंगे। ह्यूएन सांग के साथ-साथ हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में यी जिंग करके एक और चाइनीज़ ट्रैवलर क्यों आता है? एंड फाइनली वी विल फाइंड कि वैंग जुआंग्स करके एक और चाइनीज़ ट्रैवलर की आपको एंट्री देखने को मिलेगी सर, ठीक है? एक्चुअली यी जिंग चौथे नंबर के ऊपर आएँगे और वैंग जुआंग्स तीसरे नंबर के ऊपर आएँगे। सवाल ये था कि व्हाई द चाइनीज़ ट्रैवलर्स केम टू इंडिया? तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अवेलेबल होगी पार्ट 1 की इंडियन चाइनीज़ ट्रैवलर्स इन एंशिएंट इंडिया के ऊपर, जहां मैंने आपको सैकड़ों रीजंस बताए थे। इस रीजंस के पॉइंट ऑफ से बुद्धिज्म, बुद्धा के रिलेटेड बर्थ प्लेस जो है या बुद्धा के रिलेटेड जो प्लेसेस है, वहां विजिट करने के लिए आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया के अंदर जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो स्टडी करने के लिए बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ये लोग आया करते थे चाइना से। साइमल्टेनियसली हमारे पास ये भी एविडेंसेस है कि बहुत लोगों को बुद्धिस्ट लिटरेचर इंडिया से गेन करना था। दे वांटेड टू स्टडी द बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड दे वर नॉट एबल टू गेट द ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। इनको भारत के अंदर से जो बुद्धिज्म के रिलेटेड ऑथेंटिक सोर्सेज चाहिए थे, वो भी नहीं मिल रहे थे। और इसी के कारण वी विल सी कि इनको ऐसा लगा कि अगर हम लोग चाइना से इंडिया की तरफ आएँगे, तो बुद्धिज्म के रिलेटेड जो सोर्सेज है, वो भी अच्छी तरह से हो पाते हैं। तीसरी कहानी, इंडिया से नॉलेज चाइना की तरफ गया था, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इंडिया से चाइना में नॉलेज गया था। बट वी विल फाइंड कि ये जो नॉलेज है वो आधा-अधूरा था, ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम था, ओपिनियंस के अंदर प्रॉब्लम था, जो पिक्चर क्लियर होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा था। और इसी सर्च के अंदर वी विल फाइंड कि बहुत सारे चाइनीज़ ट्रैवलर्स इंडिया की तरफ आते हैं सर, ओके। तो सर्च ऑफ नॉलेज आपको देखने को मिलता है, सर्च ऑफ टीचर्स देखने को मिलता है। वी विल फाइंड कि टू गो टू द प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धा, वी विल आल्सो सी कि इनको उस पीरियड के अंदर जो भी लिटरेचर था, वो भी यहाँ से चाहिए था। और एक एडवेंचरिज़्म की फीलिंग इनके अंदर बहुत थी सर, है ना? जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स हुआ करते थे कि भई देखिए हम कैसे भी करके भारत के ऊपर जाएँगे और भारत से बुद्धा के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, उनकी कोई भी मॉन्यूमेंट्स है, इनके कोई भी आर्टिफैक्ट है, आर्टिफैक्ट का मतलब क्या है कि बुद्ध के जीवन के द्वारा यूज़ की गई या बुद्ध के द्वारा कोई वस्तुएँ उपयोग में ली गई है, रेलिक्स के रूप में, अस्थियों के रूप में, अगर उसका भी फ़ायदा हो सकता है तो ये लोग लेके जाएँगे सर, ठीक है? तो हम जब-जब बेसिकली चाइनीज़ ट्रैवलर्स की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, भारत में सैकड़ों चाइनीज़ ट्रैवलर्स आएँगे, सैकड़ों मतलब ये 4-5 तो डॉक्यूमेंटेड है, इसके सिवाय और भी चाइनीज़ ट्रैवलर्स इंडिया में आते हैं। पर हम ये डॉक्यूमेंटेड लोगों की बात करते हैं क्योंकि कहानी किस तरह से चली है सर, ओके। अब देखिए ह्यूएन सांग के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट या फाहियान के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चाइनीज़ ट्रैवलर इंडिया में आए, उनका नाम था ह्यूएन सांग सर, ओके। अब आप समझने की कोशिश करें ह्यूएन सांग की एंट्री क्यों होती है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट एंड व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, ओके। इनके द्वारा क्या-क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई है क्योंकि यूपीएससी ने आपको इसी के ऊपर से सवाल पूछा है। अगर आप यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन देखोगे 2018 के अंदर, तो आपको ये पूछा गया है कि असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द चाइनीज़ एंड द अरब ट्रैवलर्स इन एंशिएंट इंडिया इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो जो भी चाइनीज़ ट्रैवलर्स इंडिया में आया था या अरब ट्रैवलर्स इंडिया में आया था, वो इतिहास के पुनर्लेखन में हमको रिकंस्ट्रक्शन में कैसे हेल्प करता है सर, ठीक है ना, समझे? सो हाउ दे हेल्प इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री या इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, इसके बेसिस के रूप में आपको बताना है सर, ठीक है? तो हम जब-जब चाइनीज़ ट्रैवलर्स की बात करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइनीज़ ट्रैवलर्स, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ह्यूएन सांग के अंदर से एक चीज़ समझ में आ गई थी कि हमें कौन से क्राइटेरियाज़ को याद रखना है सर, ठीक है? तो हमने बेसिकली ह्यूएन सांग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लो चार्ट बना देते हैं और ह्यूएन सांग ने क्या-क्या ऑब्जर्व किया था वो भी फिर लास्ट में करेंगे सर, ठीक है? तो ह्यूएन सांग में हमें क्या याद रखना है? पहला तो हमें टाइम याद रखना है कि कब आया था सर, ठीक है ना, समझे? सो व्हेन डिड द ह्यूएन सांग केम टू इंडिया? ह्यूएन सांग भारत के अंदर जब आता है दैट इज़ द पीरियड ऑफ 7th सेंचुरी सर, ओके। और 7th सेंचुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इट वाज़ अ पीरियड अराउंड 630 टू 645 सीई, है ना? 630 से लेके 645 के बीच में ह्यूएन सांग इंडिया में रहता है। इस पीरियड में वी विल फाइंड कि हर्षवर्धन करके जो राजा था, वो कन्नौज के ऊपर रूल कर रहा था और ह्यूएन सांग हर्षा के पीरियड में ही भारत में आएगा। जैसे यूपीएससी ने एक वह आपको सवाल पूछ दिया था कि चंद्रगुप्त टू के कंटेम्पररी कौन हुआ करता था? तो चंद्रगुप्त टू जो विक्रमादित्य करके राजा थे, इनके कंटेम्पररी हमें कौन देखने को मिलता है? तो वी विल फाइंड कि वो थे आपके फाहियान सर, ठीक है? वैसे ह्यूएन सांग की कहानी भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, गेटिंग योर पॉइंट, ओके। अब ह्यूएन सांग इंडिया में क्यों आते हैं सर, है ना? सवाल ये आता है
कि व्हाई डिड ही केम टू इंडिया सर, है ना समझे। अब देखिए कि ह्यूएनसांग से पहले इंडिया चाइना रिलेशंस ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। ऐसा तो था नहीं कि इंडिया चाइना रिलेशंस एस्टेब्लिश नहीं थे सर, गेटिंग माय पॉइंट ओके। ह्यूएनसांग का जन्म जब 600 के आसपास हुआ, तो उनका जन्म बेसिकली एक जगह के ऊपर होता है जिसका नाम है xi'an सर, है ना समझे। सो वी विल फाइंड कि अगर आप उनका बैकग्राउंड देखने की कोशिश करोगे, अच्छा बाय द वे ह्यूएनसांग को ज़ुआंग भी कहते हैं सर, ठीक है ना समझे। तो ही इज आल्सो कॉल्ड एज ज़ुआंग, है ना। तो हमें ये दूसरा नाम भी पता होना चाहिए कि हु इज ज़ुआंग और हु इज ह्यूएनसांग सर, ठीक है ना समझे। तो वी विल फाइंड कि ये ह्यूएनसांग या ज़ुआंग की जब हम लोग बात करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनका जन्म 600 के आसपास हुआ था सर, ओके। एंड 600 सी तक आते-आते अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो इंडिया और चाइना के बीच में सैकड़ों मात्रा के अंदर बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट और ट्रैवलर्स आया जाया करते थे। तो ऐसा तो था नहीं कि ह्यूएनसांग पहला ही चाइनीज था जो इंडिया में आया था। इसके पहले फाहियान आया था, फाहियान से भी पहले भारत से सैकड़ों लोग चाइना की तरफ गए थे टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म एंड टू प्रोपोगेट द धर्मा, है ना समझे कि नहीं समझे, जो बुद्धा का धर्म था या ओवरऑल धार्मिक ट्रेडिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके। तो ह्यूएनसांग जब भारत के अंदर या बेसिकली चाइना के अंदर निकल के आया, xi'an नाम की जगह के अंदर से बिलोंग करता था, और जब वो xi'an से भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, उसको बेसिकली एक सबसे बड़ी क्वेरी थी, वो थी क्वेस्ट फॉर नॉलेज, ओके। अब क्वेस्ट फॉर नॉलेज का मतलब क्या है सर, ठीक है। क्या ह्यूएनसांग जब चाइना से आता है तो क्या उस पीरियड में चाइना में बुद्धिज्म का नॉलेज नहीं था? तो याद रखना कि नॉलेज तो बहुत था सर, ओके ना समझे। देयर वाज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ बुद्धिज्म अवेलेबल इन चाइना एट दैट टाइम। द फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट ह्यूएनसांग वाज फेसिंग वाज दैट कि ये पूरा का पूरा अधूरा था सर, ठीक है ना समझे। तो जो इंडिया से चाइना के बीच में जो नॉलेज गया है, जो ट्रेडिशंस ट्रांसफर हुए हैं, जो इंफॉर्मेशन गई थी, बड़ी अधूरी थी सर, ठीक है ना समझे। ये इंफॉर्मेशन अधूरी थी, या इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशंस थे। उसके अंदर की जो डिटेलिंग पोर्शन होनी चाहिए वो अधूरी लग रही थी सर, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि ह्यूएनसांग प्लान ये कर रहा था कि मैं इस बार चाइना से जब भारत जाऊंगा, तो भारत जाके इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर दूंगा जो मेरे पहले किसी ने ना किया हो सर, ठीक है। भारत से जब वो वापिस जाएगा तो 600 से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट्स इंडिया से लेके जाता है। आप सोच सकते हो, ही टुक मोर देन 600 प्लस books and a set of manuscripts from India just to get that information clear to him sir, है ना। तो you can imagine कि what was the exact detail that ह्यूएनसांग was thinking of sir, ठीक है ना समझे। कितनी बड़ी मात्रा के अंदर ह्यूएनसांग बेसिकली ये जो डिटेल है इंडिया से लेके जाने की कोशिश कर रहा था। तो पहले इंफॉर्मेशन अधूरा था सर, ठीक है ना समझे। या वी विल फाइंड कि इंफॉर्मेशन को क्लैरिटी नहीं हुआ करती थी, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, ये मिस इंटरप्रिटेशन की गई थी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले जो भी स्कॉलर्स थे वो आधा अधूरा लिख के गए थे सर, गेटिंग माय पॉइंट ओके। तो ह्यूएनसांग सोच रहा था कि यार मैं कोई इंडियन टीचर से, कोई इंडियन बुद्धिस्ट स्कॉलर से मिलके अगर उनसे ओरिजिनल नॉलेज गेन करूंगा तो ठीक रहेगा। देखिए सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है सर, है ना समझे। पर्पस ऑफ विजिट के रूप में हम लोग पहचानते हैं इसको सर, ठीक है। तो ह्यूएनसांग का पर्पस थोड़ा अलग हुआ करता था सर, ओके। दूसरी कहानी ये हुई कि ह्यूएनसांग तक आते आते फाहियन बड़ा पॉपुलर हो चुका है सर, ठीक है। क्योंकि चाइना के चप्पे-चप्पे में लोगों को पता था कि फाहियान नामक एक चाइनीस यात्री 200 साल पहले या 150 साल पहले चाइना से भारत जा चुका था सर, ठीक है। तो ह्यूएनसांग को ऐसा था कि अगर फाहियान ने जो किया है, सेम वही का वही वस्तु मैं करके दूँ, मैं इतना ही बेसिकली एक्सप्लोरेशन करके दूँ, तो मेरा भी चर्चा होगा, मेरा भी बातें होगी, मेरे लिए भी लोग डिस्कशंस करेंगे कि भई देखो, ये भी एक और बंदा था जो क्या कह सकते हैं कि चाइना से भारत की तरफ गया सर, गेटिंग माय पॉइंट ओके। तो उसको लग रहा था कि यार देखिए जो इंडिया से चाइना नॉलेज गई है, उसमें ट्रांसलेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो चुका है, उसमें मिस इंटरप्रिटेशन बहुत सारा है, उसमें इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। तो बहुत बातें उसने ये बताने की कोशिश की। इसके लिए ह्यूएनसांग ने जब अपनी किताब लिखी जिसका नाम था सी यू की सर, है ना? उसके बुक का नाम क्या था? सी यू की सर, ओके। तो सी यू की नाम की बुक के अंदर उसने हाइलाइट यही चीज़ की थी कि दो the dharma has actually originated in the east and it has got propagated in the west, the clear information and the interpretation of dharma which is the though the dharma has originated in the west and gone into the east, मतलब बेसिकली चाइना उस पीरियड में इंडिया से आप देखोगे तो ईस्ट में था, बट इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखने की कोशिश करो फ्रॉम अ चाइनीज विजन, वो वेस्ट में था। तो ह्यूएनसांग कहता है कि मेरे लिए बुद्ध का जो धर्म है वो पश्चिम में उदय हुआ है, क्योंकि इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्ट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इट हैज स्प्रेड टू द ईस्ट, ओके। बट उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी जो ट्रांसलेशन की डिटेल होनी चाहिए वो नहीं होगी सर, ओके। और इसी
इसी के कारण वी विल फाइंड कि ह्यूएन सांग प्लान करता है कि मुझे जाना है इंडिया की तरफ सर, ओके। बाय द वे ह्यूएन सांग जब इंडिया में आ चुका है, तब तक हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस का भी ग्रोथ हो चुका था। ये बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस की जब हम लोग बात करेंगे, तो नालंदा नामक एक संस्था उभर के आ चुकी थी सर, है। नालंदा अगर आपको याद होगा तो कुमारगुप्त करके एक गुप्ता डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा ये एस्टैब्लिश की गई थी सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि वहां पे भी बहुत सारे स्कॉलर्स इंडिया की तरफ आते थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, समझे। तो पूरी दुनिया के स्कॉलर्स उस पीरियड के अंदर हमको मिलेंगे, जो 5वीं 6ठी शताब्दी के अंदर भारत की तरफ आ रहे थे। तो ह्यूएन सांग को इस इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी कुतूहलता थी। उसको एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसी थॉट प्रोसेस थी कि नहीं यार, मुझे यहाँ पे जाके कुछ सीखना है, मुझे यहाँ से जाके कुछ पढ़ना है और मुझे लिए कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, तो उसको अचीव करना है, उसको गेन करना है सर, ठीक है। तो एक से अधिक फैक्टर, समझ में आया कि नहीं आपको? एक से अधिक फैक्टर ह्यूएन सांग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स केम टुगेदर फॉर ह्यूएन सांग्स विजिट इन इंडिया सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब ह्यूएन सांग जब चाइना से निकला था सर, ओके, तो शियान नाम की एरिया से निकला था सर, ठीक है ना। शियान इज अ पार्ट ऑफ द शांगशी प्रोविंस, ओके ना, समझे कि नहीं समझे। एंड वी विल फाइंड कि उस पीरियड में चाइना की जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी, ये पॉलिटिकल कंडीशंस ह्यूएन सांग को परमिट नहीं कर रही थी कि वो चाइना से भाग निकले भारत की तरफ। अब देखिए क्या हुआ था। तो उस टाइम पे चाइना इंडिया ट्रेडिशंस तो बहुत पुराने हैं, मैंने बताया कनिष्क के समय से ही इंडियन चाइनीज ट्रेडर्स और इंडियन चाइनीज स्कॉलर्स के बीच में बहुत बड़ी मात्रा में एक्सचेंजेस होने की शुरुआत हुई थी। ह्यूएन सांग जब आया था तब चाइना में टैंग एम्पायर हुआ करता था। आपको पूछा जा सकता है कि विच एम्पायर वाज रूलिंग इन चाइना एट दैट टाइम, तो याद रखना कि इट वाज द टैंग एम्पायर दैट वाज रूलिंग, ओके। तो जब ये टैंग एम्पायर रूल कर रहा था जब चाइना के अंदर, वी विल फाइंड कि ह्यूएन सांग, तो वो राजा ने मना कर दिया था ह्यूएन सांग को ट्रैवल करने के लिए, एंड द किंग आस्क्ड ह्यूएन सांग नॉट टू ट्रैवल टुवर्ड्स इंडिया सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। पर ह्यूएन सांग वाज लाइक झुकेगा नहीं मैं सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। मेरे को कैसे भी करके भारत जाना है, आई वांट टू लुक अबाउट इंडिया, व्हाट इज द सिचुएशन इन इंडिया, एंड आई वांट टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट इंडिया सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स केम टुगेदर, ये सब के सब परिबल इकट्ठे हुए और ह्यूएन सांग भाग निकला अपने घर से सर, ठीक है ना, समझे। ह्यूएन सांग की कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि सेंट्रल एशिया से लैंड रूट लेते हुए वो भारत की तरफ आया था सर, ठीक है। तो व्हेन वी सी द हिस्ट्री सर, है ना, समझे, ह्यूएन सांग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ह्यूएन सांग वी विल फाइंड कि कौन से रास्ता पकड़ के आएगा, जिसे हम लोग वेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो याद रखिएगा कि वो लैंड रूट से आया था सर, है ना, जमीन के रास्ते से आएगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और सेंट्रल एशिया का रूट लेते हुए उसने चाइना का ट्रेडिशनल रूट को बाईपास किया और वहां से वो भारत की तरफ आएगा सर, ठीक है ना, समझे। और यही रूट के थ्रू वो वापिस भी जाएगा टुवर्ड्स चाइना सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो चाइना से भारत की तरफ वो आना, उसका बेसिकली जिस तरह से व्यवस्था क्रिएट की गई है, और वी विल सी कि ह्यूएन सांग की जो ऑब्जर्वेशंस थी, ये ऑब्जर्वेशंस में उसने भारत के बारे में क्या-क्या चीजें लिखी है, थोड़ी बहुत उसकी भी बातें करने की कोशिश करते हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो व्हेन वी ट्राई टू सी द स्टोरी ऑफ ह्यूएन सांग केम फ्रॉम अ प्रोविंस कॉल्ड एज़ शियान, मतलब द एरिया वाज कॉल्ड एज़ शियान सर, ठीक है। शियान से वो सेंट्रल एशिया की तरफ गया सर, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, तुर्फान की तरफ। वहां से अगर आप समझोगे तो ताशकंद गया, समरकांड, उज़्बेकिस्तान, बल्ख, और बल्ख से वो बामिया होते हुए कपासी की तरफ से, मतलब अफगानिस्तान से होते हुए तक्षशिला आया सर, ठीक है। और तक्षशिला देन ही विल बी गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, एंड देन ही विल बी गोइंग टू कन्नौज सर, ठीक है ना, समझे। तो आप समझने की कोशिश करिए, दिस इज कन्नौज, जिसको मैंने अभी मार्क करके रखा है, ये कन्नौज है आपके लिए सर, ठीक है। तो ह्यूएन सांग सैकड़ों जगह ट्रैवल करता है। आपको पूछा जा सकता है कि विच प्लेसेस वर विजिटेड बाय ह्यूएन सांग व्हेन ही केम टू इंडिया सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। कहानी ये भी है कि उसने जो ट्रेडिशनल इंडिया चाइना का रूट है वो बाईपास किया था। एक्चुअली अगर आपको याद होगा तो एक रूट चलता था जिसे हम लोग कहते हैं सिल्क रूट सर, है ना। ये सिल्क रूट की कहानी क्या है, कनिष्क करके एक राजा था, उसने सेंट्रल एशिया से चलने वाला, यानी कि आज के शिनजियांग, खासगर, खोटान से चलने वाला जो रूट है वो कैप्चर कर दिया था कनिष्क ने एंशिएंट इंडिया के अंदर। ह्यूएन सांग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीज देखने को मिलती है कि ह्यूएन सांग ने इसको इग्नोर किया, ये रूट को, और ऊपर से घूम के आया सर, ओके। आउटबाउंड रूट उसका बहुत ही दूर था, काफी लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च भी किया, और उससे उनका परिणाम ये निकल के आया, ह्यूएन सांग ने इसको बाईपास किया। इसके पीछे का एक मेजर रीजन ये था कि वो डर लग रहा था उसको, एक प्रकार की चिंता थी, क्योंकि मैंने राजा की परमिशन के बिना चाइना छोड़ा है, मैंने पासपोर्ट वीजा के सिवा, वी विल कम टू नो, कि चाइना छोड़ा है। तो उसको इस बात से डर था कि अगर मैं रास्ते में धर दिया गया
तो मुझे भारत की तरफ जाने का मौका नहीं मिलेगा। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही टूक अ वेरी फार लॉन्ग रूट ऑफ कमिंग टुवर्ड्स इंडिया सर, ठीक है ना, समझे। इनफैक्ट सबसे लॉन्गेस्ट में लॉन्गेस्ट रूट किसी ने लिया था तो ह्यूएन सांग ने ही लिया था सर, ओके, व्हाइल कमिंग टुवर्ड्स इंडिया। ये उसकी क्यूरियोसिटी थी और ये उसकी बुद्धिज्म और बुद्धा के प्रति डेडिकेशन भी था सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ह्यूएन सांग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने सी यू की करके किताब लिखी। वो चाइना से भारत की तरफ आया था। चाइना से भारत कहाँ पे आया है? वेस्ट में आया है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन ह्यूएन सांग की किताब का नाम भी क्या था? अ रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न किंगडम्स। क्या नाम था? अ रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न किंगडम्स। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यूपीएससी आपको क्या करेगा, पीटी के अंदर सवाल पूछ देगा कि ये किसने लिखा है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो याद रखना कि ह्यूएन की किताब जो है उसका चाइनीज नेम है सी यू की। क्या नाम है? सी यू की सर, ओके। पर इसका अंग्रेजी अनुवादन जब करते हैं तो आता है रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड और द वेस्टर्न किंगडम। मतलब क्या होता है कि पश्चिमी दुनिया, चाइना से भारत कहां पे आया है, मतलब चाइना की तरफ से खड़े रह के देखोगे तो आपको इंडिया वेस्ट में दिखेगा। हमारे लिए चाइना कैसा है? वो ईस्ट में है, क्योंकि हम बेसिकली जहां पे खड़े हैं वहां से पूर्वी तरफ हमको चाइना देखने को मिलता है। पर चाइना की तरफ से भारत कैसा होगा? वेस्ट की तरफ से होगा सर, है ना। तो इसके लिए इसका अनुवादन होता है रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। याद रहेगा सबको, याद रखना सर, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है। वैसे ही इसके पहले फाहियान आया था, हमने बताया आपको। फाहियान के द्वारा बेसिकली जो बुक लिखी गई है उसका नाम क्या था? तो बताइए सर, ठीक है। तो उसका नाम था रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम्स, ओके। या इसी को ही कहते हैं फोक क्योंकि सर, है ना, समझे। फोक क्योंकि सर, है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो आपको पूछा जा सकता है कि भाई ये सी यू की किसने लिखी है, फुक्यो की किसने लिखी है, या उसका अंग्रेजी नाम आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर निकाल के पूछ देगा कि रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम हैज बीन रिटन बाय होम, और द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, है ना, चाइना से इंडिया कहां पे आया है? वेस्ट में आया है। इसके लिए हमें ये कहानी पता होनी चाहिए सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो ह्यूएन सांग ने काफी सारी चीजें ऑब्जर्व की भारत के बारे में। उसने ये बताया कि भाई देखिए, ऐसी कुछ सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था इंडिया के अंदर हुआ करती थी सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। ही विल बी गोइंग टू मल्टीपल प्लेसेस। उसने सैकड़ों जगहों के ऊपर विजिट किया था। इन जगहों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इनफैक्ट ह्यूएन सांग ने जितना भारत देखा था उतना भारत तो शायद मैंने आज की तारीख में खुद भी नहीं देखा है सर, ठीक है ना, समझे। सो ही हैज सीन सो मेनी प्लेसेस इन इंडिया, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। आप देखोगे तो ह्यूएन सांग ने इंडिया को जिस तरह से डिस्क्राइब किया है, जिसको देख के कोई ना कोई बोल ही देगा सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। क्यों? क्योंकि वो आया था तक्षशिला से, वहां से मुल्तान की तरफ, सियालकोट की तरफ, श्रावस्ती, मथुरा, लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, कौशाम्बी, बोध गया, इंक्लूडिंग नालंदा, साथों के साथ वो ताम्रलिप्त आसाम की तरफ भी एक विजिट करके आएगा। फिर साउथ इंडिया में जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धन्य कटक, कांचीपुरम, महाबलीपुरम। वी विल सी कि हिल गो टू नासिक, हिल गो टू अजंता, हिल गो टू गुजरात, वल्लभी की तरफ वो गया था। एंड देन फाइनली ही गोज टू सेंट्रल इंडिया, एंड देन ही गोज बैक सर, है ना, वाया पंजाब के रास्ते होते हुए। तो आप सोच सकते हो कि इतनी सारी प्लेसेस उसने विजिट की, इतने सारे प्लेसेस के बारे में बताया हमें, तो हम जरूर से कहेंगे कि उनकी राइटिंग जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ है सर, ठीक है ना, समझे। तो वो लैंड के रूट से आया था, याद रखना, और लैंड के रूट से ही वो बेसिकली वापिस जाएगा सर, ठीक है। एक्चुअली ये जो सीयू की नाम की बुक है, इसकी खासियत ही आपको ये देखने को मिलती है कि ये चाइना में वापिस जाके उसने लिखी थी सर, ओके। ही डिड नॉट व्लॉग्ड द सिचुएशन अराउंड। नॉर्मली क्या होता है कि आजकल व्लॉगिंग कर देते हैं लोग, है ना। व्लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि जहां से खड़े हैं या जहां पे रुके हैं वहां से वी विल सी कि दे विल स्टार्ट राइटिंग और दे विल स्टार्ट एक्चुअली गिविंग द इंफॉर्मेशन, है ना, समझे कि नहीं समझे। आज कैमरा वैमरा है, तब तो था नहीं, तो ह्यूएन सांग ने बेसिकली सब कुछ याद रखा पहले। और वो जब चाइना गया तो चाइना के राजा ने उसको पूछा, बोले भाई किधर चला गया था तू, हम तेरे को ढूंढे जा रहे हैं 15 साल तक सर, ओके। तब ह्यूएन सांग ने कहा, दादा मैं तो पूरा भारत जीत के, मतलब भारत ढूंढ के आया हूँ। भारत को मैंने बहुत सारे एरियाज के अंदर देखा है, और एक सामान्य भारतीय ने जितना भारत को नहीं समझा होगा उससे ज्यादा भारत हम देख के आए हैं। उसके बाद ह्यूएन सांग का स्वागत किया गया कि भाई यार ये तो बड़ा खतरनाक बंदा निकल के आया। और इस तरह से वी विल कम टू नो कि ह्यूएन सांग की जो स्टोरी है वो आगे चली। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें वहां तक इंफॉर्मेशन मिली कि ह्यूएन सांग के बैकग्राउंड में, या ह्यूएन सांग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग समझेंगे, तो ह्यूएन सांग को फिर राजा ने, चाइना के जो तैंग एम्पायर का जो रूलर था,
उसने कहा कि तुम अपने मेमोइर्स को पब्लिश करो तो लोगों को पता चले सर, है ना, कि भाई कैसी व्यवस्था हुआ करती थी। तो ह्यूएन सांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ओके ना, समझे? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स का मतलब ये है कि ह्यूएन सांग विल बी गोइंग टू सो मेनी प्लेसेस, और वो युवराज की तरह था क्योंकि इतने सारी जगह कोई और राजा या कोई और युवराज भारत में नहीं गया था सर, ठीक है ना? सो द प्लेसेस ही हैड विजिटेड, the places he has traversed upon sir, okay, you'll be astonished and surprised to see कि इतनी जगहों पे कोई नहीं जा पाया था सर, ठीक है? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन वी विल फाइंड कि ह्यूएन इंडिया में बहुत सारी राजाओं के बारे में भी बताएगा सर, ठीक है ना, समझे? तो याद रखना है कि ह्यूएन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पिल्स ऑफ पिलग्रिम कहते हैं। ये 600 सी में इसका जन्म हुआ था। बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे। इनको फाहियान के बारे में पता था और 30 साल की उम्र में इंडिया में आए। चाइना के राजा ने उस पीरियड में ट्रैवलिंग को प्रोहिबिट किया था। मोस्ट प्रोबब्ली हो सकता है कि चाइना में उस पीरियड में क्या कह सकते हैं कि वो लॉकडाउन वॉकडाउन लग गया होगा, तो ही वाज नॉट अलाउड टू गो एट दैट टाइम, पर वो निकल गया सर, ठीक है? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ह्यूएन सांग ने एक अलग ही रूट लिया, जो नॉर्मली अगर आप समझोगे तो कोई भी चाइनीज नहीं लिया करता था सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके? तो वो सेंट्रल एशिया से ताशकंद, समरकंद, बल्ख होते हुए गांधार पहुंचे और वहां से फिर बुद्धा के जीवन के साथ जुड़ी हुई जगह है उन सब के ऊपर ट्रैवल किया। ही ट्रैवल टू असम, बंगाल, गुजरात, दक्कन, तमिलनाडु। इनफैक्ट गुजरात में एक ऐसी जगह के ऊपर गए जिसको देख के बहुत लोगों को सरप्राइज रही सर, ओके, क्योंकि ह्यूएन वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड एज वडनगर, ओके। वडनगर इज दी होम टाउन ऑफ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड ह्यूएन जहां से बिलोंग कर रहा था उसका नाम था शियान। शियान इज इन चाइना सर, ठीक है ना, समझे? और शियान बेसिकली अगर आप देखोगे तो चाइना के आज के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है उनका एक इंपीरियल कैपिटल हुआ करता था सर, या वो शी जिनपिंग वहां से बिलोंग करता है सर, ठीक है? तो वडनगर से वी विल फाइंड कि पीएम मोदी बिलोंग करते हैं हमारे सर, ठीक है? एंड वी विल कम टू नो कि जब हम लोग इनकी बात करेंगे शियान की, तो शियान से बिलोंग करते हैं शी जिनपिंग। ह्यूएन सांग एक ऐसे व्यक्ति है जो आज के भारत के प्राइम मिनिस्टर और आज के चाइना के जो क्या कहते हैं राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, इनके बीच में कड़ी है, इनके बीच में हम लोग कह सकते हैं कि एक कल्चरल लिंकेजेस के रूप में आपको इनके रिलेशंस मिलेंगे सर, ठीक है ना, समझे? तो ये याद रखना इंटरेस्टिंगली सर, ठीक है? ह्यूएन सांग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शी जिनपिंग हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशंस, क्योंकि दोनों का होम टाउन ऐसी जगह थी जहां से ह्यूएन सांग आया था सर, ठीक है? तो किसी ने सोचा भी नहीं था सर, ओके, शी जिनपिंग और मोदी इन दोनों के होम टाउन में एक चाइनीज ट्रैवलर कड़ी के रूप में बन के आएगा, जिसने भारत में विजिट किया था फ्रॉम चाइना 1500 ईयर्स बैक, है ना, समझे कि नहीं समझे, है ना? तो ऑलमोस्ट 1400 साल पहले बेसिकली एक चाइना से आया हुआ ट्रैवलर एक कड़ी के रूप में बेसिकली इंडिया के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके? तो हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ह्यूएन सांग भारत के अंदर आता है, उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हमको बताया सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके? अब वहां से ही थोड़ा बहुत आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ह्यूएन सांग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने भारत में बुद्धिज्म के बारे में क्या-क्या चीजें लिखा है, उसकी पर्पस ऑफ विजिट क्या हुआ करती थी और वो कौन सी जगह में गया था सर, ठीक है ना? तो देखिए प्लेसेस तो मैंने आपको ऑलरेडी मैपिंग करवा दिया है, पर ऊपर से याद रखना सर, ठीक है ना, समझे? नक्शे के हिसाब से, क्योंकि यूपीएससी आपको देखो ये नक्शा भी बहुत बढ़िया है सर, ठीक है? तो क्योंकि यूपीएससी आपको नक्शा बहुत पूछता है सर, ओके? और यूपीएससी की आदत रही है कि भाई कौन सी जगह वो गया, कौन सी जगह नहीं गया था ना सर, ठीक है ना, समझे? तो देखिए चाइना के प्लेसेस हम याद नहीं रखेंगे, हम याद रखना शुरू करेंगे द रीजन्स फ्रॉम तक्षशिला ऑनवर्ड्स, ओके ना, समझे? या वी विल सी कि अफगानिस्तान ऑनवर्ड्स। तो उससे क्या होगा कि हम लोग को क्लैरिटी हो जाएगी कि कहाँ-कहाँ। तो चाइना से एक तो ऊपर की तरफ गया था सेंट्रल एशिया की तरफ सर, ओके ना? ये रूट उसने अलग तरह से लिया था ताशकंद, समरकंद जाते हुए उज़्बेकिस्तान होते हुए, क्योंकि ही वांटेड टू अवॉइड द चाइनीज़ गवर्नमेंट कि वो पकड़ ना ले और फिर उसकी जर्नी को एंड ना हो जाए सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? हमारे लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट बात ये है कि ह्यूएन सांग कहाँ-कहाँ विजिट करता है, किस प्लेसेस में विजिट करेगा, याद रखना। तो भारत के बहुत सारे विस्तार नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह के ऊपर उसने विजिट किए हैं। तक्षशिला से शुरू करेंगे, तक्षशिला से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पंजाब की तरफ आएगा। पंजाब से अगर आप समझोगे तो मथुरा की तरफ आएगा।
मथुरा से ही विल बी गोइंग टुवर्ड्स कन्नौज, है ना समझे? वो ऊपर कश्मीर की तरफ भी गया होता है सर, ठीक है? तो हमें ये पता चलता है कि ही इज़ गोइंग टू मल्टीपल प्लेसेस और फिर बुद्धा के रिलेटेड जो प्लेसेस अवेलेबल है, श्रावस्ती के साथ-साथ लुम्बिनी है, कपिलावस्तु है, नेपाल के अंदर आपको जगहें देखने को मिलती है, अयोध्या आपको देखने को मिलेगा। इन सब जगहों के ऊपर वो विज़िट करेगा, वो वाराणसी जाएगा, सारनाथ के अंदर जाएगा सर, ठीक है? और वो नालंदा के अंदर भी रुकता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? So he goes to multiple places or the places which are related to life of Buddha. In fact, he stays maximum time at Kannauj, है ना? वो कन्नौज में क्यों रुकता है ह्यूएन सांग? तो ह्यूएन सांग will be staying at कन्नौज. One of the fundamental reason is that क्योंकि कन्नौज का तब टाइम पे जो नरेश था उसका नाम था हर्षवर्धना और हर्षवर्धन करके जो राजा था वो बेसिकली ह्यूएन सांग का मतलब काइंड ऑफ फॉलोअर बन गया था सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि ह्यूएन सांग भारत के अंदर रुकेगा और बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? अब आप समझने की कोशिश करिए कि ह्यूएन सांग का एक ऑब्जेक्टिव क्या था भारत में आने के लिए सर, ओके? ह्यूएन सांग का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत के अंदर जो भी बुद्धिस्ट नॉलेज है वो उसको ट्रांसलेट करके लेके जाए सर, ठीक है ना समझे? सो व्हेन वी ट्राई टू सी द हिस्ट्री एंड व्हेन वी ट्राई टू सी द बैकग्राउंड ऑफ ह्यूएन सांग विजिट इन इंडिया, वी विल फाइंड कि ह्यूएन की एक विजिट बड़ी क्लियर कट थी कि भारत की जो नॉलेज सिस्टम है, बुद्धिज्म की जो नॉलेज सिस्टम है, वो कैसे भी करके निकाल दे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? अब नॉलेज के अंदर उसको बुद्धिस्ट फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट था सर, ठीक है ना समझे? सो ही वाज इंटरेस्टेड इनटू बुद्धिस्ट फिलॉसफी और उसको ऐसा था कि बुद्धिज्म की जितनी भी फिलॉसफिकल नॉलेज है, वो सब कुछ मैं ट्रांसलेट करके लेके जाऊँ सर, ठीक है ना समझे? तो एक तो नालंदा में इसके लिए वो रुकता है, याद रखना ही स्टेज इन नालंदा। वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दिस ओनली सर, ठीक है? क्योंकि नालंदा यूज्ड टू बी द यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम, तो उसने नालंदा के बारे में भी हमको बताया है कि कितनी बड़ी और कितनी महत्वाकांक्षी संस्था के रूप में नालंदा कार्य कर रही थी। इस पीरियड में वी विल फाइंड कि बुद्धिज्म के अंतर्गत जो फिलॉसफिकल टॉक है वो सब लिखी गई थी अभिधम्म पिटक के अंदर सर, है ना? अगर आपको याद होगा अभिधम्म पिटक इज द थर्ड पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट पाली लिटरेचर सर, ओके? और वो पाली में ओरिजिनली टेक्स्ट कंपोज की गई थी समवेयर इन द पीरियड ऑफ अशोका सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो बुद्धिज्म में क्या कहते हैं अभिधम्म पिटक था, ये अभिधम्म पिटक के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूएन सांग सोचने की कोशिश कर रहा था कि हमें इसके ऊपर कार्य करना है, इसके ऊपर काम करना है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? अभिधम्म पिटक का ऊपर से ही बुद्धिज्म में एक सेक्ट बहुत ही पॉपुलर हुई थी जिसका नाम था विज्ञानवादीन सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना समझे? विज्ञानवादीन सर, है ना? ये पूछा जा सकता है आपको कि इनमें से कौन सी सेक्ट को लेके बुद्धिज्म में ये ह्यूएन सांग इंडिया में आया था या कौन सी बुद्धिस्ट सेक्ट के साथ ह्यूएन सांग एसोसिएटेड था जिसके ऊपर वो कार्य करने आया था सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? तो होता क्या है कि वी विल सी कि ये जो विज्ञानवादीन करके जो संप्रदाय है जो बुद्धिज्म के ही अंदर एक फिलोसफिकल सेक्ट हुआ करती थी जिसको पॉपुलर बेसिकली दो स्कॉलर्स के द्वारा किया गया था। एक का नाम था असंग और दूसरे का नाम था वासव बंधु सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना समझे? इनके टीचिंग्स को लेके इनके टीचिंग्स को लेके ह्यूएन सांग चाहता था कि मैं काम करूँ सर, ठीक है ना समझे? तो ये बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हुआ करते थे, इनका नाम याद रखना सर, ठीक है ना? दे कैन आस्क यू कि भई ये कौन स्कॉलर थे या कौन से संप्रदाय से बिलॉन्ग कर रहे थे या इनका दर्शन कौन-सा था? दे कैन आस्क यू मल्टीपल पोर्शन्स एज़ वेल सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? तो ये वासव बंधु और असंग जो थे वो विज्ञानवाद के बड़े प्रखर समर्थक थे और उनसे ही मोटिवेट होके ह्यूएन सांग को लगा कि मुझे भी अ, इसके ऊपर कार्य करना चाहिए, इसकी जो लिमिटेड इंटरप्रिटेशन चाइना में अवेलेबल है, इसके ऊपर मैं कोई किताब लिखूँ और ट्रांसलेशन करके जाऊँ तो ठीक रहेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? तो इस बेसिस के रूप में ह्यूएन सांग इंडिया आया। ह्यूएन सांग भारत के अंदर रुकता है सर, है ना समझे? ह्यूएन सांग उस पीरियड के अंदर श्रीलंका के बारे में भी बताता है और ह्यूएन सांग तो वहाँ तक प्लान कर रहा था कि मुझे श्रीलंका जाना भी है, बट समहाउ ही कुड नॉट गो टू श्रीलंका बिकॉज़ श्रीलंका एट दैट टाइम वी कैन से वहाँ वो विजिट नहीं कर पाता बिकॉज़ ऑफ सर्टेन ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड अदर रीजंस एज़ वेल सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? वो नालंदा में 2 दफा गया सर, है ना? 2 दफा उसने नालंदा में बैठ के काफ़ी सारी बुक का ट्रांसलेशन किया, उसने सैकड़ों टीचर्स के साथ मिला, इनफैक्ट 1.5 से 2 साल के बीच में उसने नालंदा के अंदर कह सकते हैं कि समय बिताया है सर, ठीक है? तो ही हैज़ स्पेंट मोर देन almost 1 and half to 2 years at Nalanda. So this shows कि he had so much of we can say interest of learning things from India सर, ठीक है ना? उसको भारत से बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, पढ़नी थी और इसी के कारण वी विल सी कि वो नालंदा के अंदर गया था और उसने काफ़ी समय निकाला भी सही था सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? अब जैसे अगर आप समझने की कोशिश करें ह्यूएन सांग के पहले भी हमको ये पता चलता है कि फाहियान आया था।
फाहियान और ह्यूएन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब राइटिंग्स की सिग्निफिकेंस को हम लोग देखेंगे तो ह्यूएन की राइटिंग बड़ी डेप्थ में मिलती है क्योंकि उसने सैकड़ों जगह के ऊपर ट्रैवल किया था सर, ठीक है। उसने जिस जिस जगह के ऊपर बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन, लीगल डॉक्ट्रिन्स, जो भी बेसिकली इकोनॉमिक ऑब्जर्वेशंस की, वो ज्यादा रिलेवेंट आपको यहाँ से मिल जाएगी। और उसने खास करके अपने ही राजा हर्षवर्धन के बारे में हमको बहुत इंफॉर्मेशन दी है सर, ठीक है। क्योंकि ही स्टेड इन कन्नौज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सर, ओके। तो वाइल ट्रैवलिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ह्यूएन विजिटेड द कोर्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट किंग्स। और ह्यूएन ने भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बहुत लिखा है सर, ठीक है। अब देखिए ह्यूएन ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। एंड व्हाट वाज हिज ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। तो ह्यूएन बेसिकली पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर्षा के कोर्ट में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा सर, ओके। हर्षा कहाँ का राजा था? कन्नौज का राजा था सर, ठीक है ना, समझे। तो ही विल बी टॉकिंग गुड थिंग्स अबाउट हर्षा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूएन वेंट टू द कोर्ट ऑफ पुलकेशिन टू एज वेल। पुलकेशिन टू करके अगर आपको राजा पता होगा तो ही वॉज अ किंग कंटेम्प्रेरी टू द चालुक्यन डायनेस्टी सर, है ना। और ये वी विल सी कि ऐहोल करके एक राजा जगह थी, वहां से रूल कर रहा था वाटापी से या बादामी से सर, ठीक है ना, समझे। पर ह्यूएन सांग यहाँ पे भी जाने की कोशिश करेगा, वो वहां पे जाता भी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूएन सांग विल गो टू साउथ, है ना। और महेंद्र वर्मन करके एक राजा के बारे में हमको जानकारी मिलती है सर, ठीक है ना। महेंद्र वर्मन वन करके एक राजा था, ये पल्लव डायनेस्टी से राजा हुआ करता था। और इसने वी विल फाइंड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कांची और उसके आजू-बाजू वाले रीजन के अंदर अपना दबदबा एस्टेब्लिश किया था। तो हमें यह पता चलता है कि ह्यूएन सांग सैकड़ों जगह गया, वो कांची गया, बादामी गया, कन्नौज गया। इसके सिवाय इन बिटवीन गुजरात और दक्कन के अंदर ट्रैवल करता है। गुजरात में मैंने बताया कि शायद तक वो वल्लभी भी गया होता है। ही हैड गॉन टू आसाम एज़ वेल एंड ही इज़ आल्सो गॉन टू बंगाल एज़ वेल सर, ठीक है ना, समझे। और आया था तो पंजाब से ही सर, है ना। तो पंजाब के अंदर भी हमको जानकारी मिलती है कि पंजाब और गांधार वाला जो रीजन था, उसने ऑब्जर्व किया है सर, ठीक है। So he has given information about the local kings of the country. He has given information about the administration of Harshvardhana. He has given information about everything, sir. Getting opened, okay. तो we will find कि वो हर्षा की ज्यादा ग्लोरिफिकेशन करता है। शायद तक एक रीजन आपको ये देखने को मिलता है कि हर्षा had accepted Buddhism under the इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूएन सांग सर, ठीक है ना। जब ह्यूएन सांग भारत के अंदर आया था और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हर्षा को इन्फ्लुएंस करता है, तो हमारे पास ऐसे एविडेंसेस है कि हर्षवर्धन के कहने के ह्यूएन सांग ने हर्षा को कहा और उसके कहने के बाद हर्षा had actually adopted Buddhism as well, sir. Getting on point, okay? So we will find कि because Harsha had adopted Buddhism over a period of time, Yuan Sang might have been influenced with that part as well, है ना। Yuan Sang उससे भी थोड़ा बहुत influence या हर्षा बेसिकली उस पीरियड के अंदर थोड़ा बहुत influence हुआ होगा सर। Getting on point, okay? तो हमें ह्यूएन सांग के पॉइंट ऑफ से चीजें याद रखनी है। इसने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किया था वो पता होना चाहिए, और हर्षा के बारे में क्या क्या चीजें हुई थी वो पता होनी चाहिए सर, ठीक है ना। तो यहाँ से स्लाइड से आपको करवा रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे सर, ठीक है। सो ही स्टेड इन नालंदा फॉर 5 years, ओके, टोटल 5 साल तक रहा है। 2 दफा वो नालंदा विजिट करता है ह्यूएन सांग सर, ठीक है। यहाँ मेन उसका काम ही ये था कि ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेशन ऑफ द विज्ञानवादी एंड द दर्शन ऑफ द बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिस्ट फिलोसफी। अभिधम्म पिटाक नाम की जो बुक थी, जो बुद्धिज्म की बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, उसके बारे में वो बताएगा सर। गेटिंग ओपन, ओके। दूसरी कहानी, ही विल बी स्टेइंग इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन एज वेल। इनफैक्ट हर्षवर्धन को जो प्रो बुद्धिस्ट बनाया गया है सर, ठीक है ना, समझे, वो ह्यूएन ही बनाया है। अब आप पूछोगे कि ये प्रो बुद्धिस्ट कैसे बनाया होगा, तो हर्षा वॉज इनिशियली शैवाइट, है ना। हर्षवर्धन जो कन्नौज का राजा था वो शैवाइट था। शैवाइट का मतलब है वो शिव जी को फॉलो करता था सर। गेटिंग ओपन, ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि हर्षा बिकेम द फॉलोअर ऑफ हीनयान। हीनयान वाज अ सेक्ट इन बुद्धिज्म ओनली, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत सर, ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब ह्यूएन के साथ परिचय में आया तो हर्षा गॉट एक्सेप्टेड एंड ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म एज वेल सर। गेटिंग ओपन, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो महायान का फॉलोअर बन गया, और ह्यूएन सांग का ये कहना है कि मैंने इसको महायान के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलोअर बनाया था सर, ओके। इनफैक्ट ह्यूएन सांग ने कहा है कि हर्षा ने कन्नौज में एक बहुत बड़ी असेंबली की थी, इसको कहते हैं कन्नौज असेंबली सर, ठीक है। ये कन्नौज असेंबली के बाद हर्षा हैड कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म सर, है ना, समझे। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कन्नौज असेंबली रिलेटेड टू, हाउ इट इज रिलेटेड टू, कौन से राजा के साथ रिलेटेड है ना। यूपीएससी अलग अलग प्रकार से वी विल फाइंड की सवाल
को पूछता रहता है, तो हमको एक क्लैरिटी होनी चाहिए सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो हर्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूएन सांग को हम लोग ज़रूर से याद रखेंगे कि भई क्या-क्या चीज़ें ऑब्जर्वेशंस की थी। उसने ये भी कहा कि हर्षा बड़ा वेलफेयर सेंट्रिक किंग था। वेलफेयर सेंट्रिक किंग करने का मतलब ये है कि भई वी विल सी कि हर्षा ने लोगों के बारे में बहुत ध्यान रखा था सर। ख़ैर, दूसरी कन्नौज असेंबली के बारे में हमें पता चलता है, ह्यूएन सांग ने हर्षा के बारे में एक और चीज़ बताई है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रयाग असेंबली सर, ठीक है? प्रयाग असेंबली वाज़ द असेंबली जहाँ हर्षवर्धन ने सबसे ज़्यादा चैरिटी की थी सर, ओके। और इसके बारे में भी ऐसा कहते हैं कि ह्यूएन सांग ने लिखा था। ये प्रयाग असेंबली को महामोक्ष परिषद के रूप में पहचाना गया है। क्या कहा गया है? महामोक्ष परिषद सर, है ना, समझे? महामोक्ष परिषद का मतलब ये है कि हर्षा के द्वारा वी विल फाइंड कि एक बहुत बड़ी चैरिटी की गई। ये हर 5 साल में एक दफ़ा करता था प्रयाग के अंदर। कन्नौज में तो वो बुद्धिज़्म की तरफ गया था, इसके लिए वो ये किया गया था सर, ओके। महामोक्ष परिषद और वी कैन से दी प्रयाग असेंबली वाज़ एन आउटकम ऑफ हर्षा वेयर वी विल कम टू नो कि हर्षवर्धन जो है वो सब कुछ पैसा दान में दे देगा, इसको ह्यूएन सांग ने बताया है सर, ठीक है। इनफैक्ट ह्यूएन सांग पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बहुत सारी चीजें बताई, क्योंकि वो आया था लैंड रूट से और जाएगा भी लैंड रूट से ही। इनफैक्ट हर्षा उसके लिए सिक्योरिटी रखता है। ह्यूएन सांग ने पंजाब के एक राजा के बारे में भी बताया है जो जालंधर से रूल कर रहा था, इसका नाम था किंग उदित, है ना। तो ये याद रखना। इनफैक्ट ह्यूएन सांग ने बहुत अलग ही एक्सपीरियंसेस भारत के अंदर ऑब्जर्व किए थे। ह्यूएन सांग ने दो चीजें भारत में ऑब्जर्व की थी। पहली चीज ह्यूएन सांग जो ऑब्जर्व करता है वो है कि हर्षा के पीरियड में उसको लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो व्हेन ही ट्रैवल्ड टू द पार्ट ऑफ द कंट्री जहां हर्षवर्धन का सीधा शासन था, वहां ह्यूएन सांग कह रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो बाकी सारे विस्तारों में घुमा, तो ह्यूएन सांग ने ये चीज जरूर से लिखी है कि यार मुझे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, और कहीं कहीं पे मुझे रॉबर्ट्स ने लूट भी लिया, और मेरे साथ वील सी की चोरी चपाटी भी होती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये दर्शाता है कि भारत में उस पीरियड में कुछ स्टेट्स या कुछ विस्तार ऐसे हुआ करते थे जहां शासक वी विल फाइंड कि अपना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसके लिए लूट फाट या कोई ऐसे इंस्टेंसेस हो गए होंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब ये 100% आप देखा जाए तो पूरे भारत में तो लागू नहीं होगी, पर ह्यूएन सांग ने जरूर से ऑब्जर्व करने की कोशिश की है सर, है ना। तो हमको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। ह्यूएन सांग चाइना गया, चाइना के राजा ने उसको वेलकम किया, तैंग डायनेस्टी के राजा ने, और उसी के बाद ह्यूएन सांग ने अपने मेमोइर्स लिखे हैं। अब देखिए कि ये सब इन सिटू नहीं लिखे गए, एक्स सिटू लिखे गए। एक्स सिटू का मतलब है कि भारत में आया, भारत में 15 साल रुका, और उसके बाद वापिस जाने के बाद लिख रहा है। तो ह्यूएन सांग की राइटिंग में कुछ ना कुछ त्रुटियां रही होगी, कुछ ना कुछ मिसिंग आउट हो गया होगा। क्योंकि अगर आप मुझे कहोगे कि प्रतीक नायक तुम्हें 15 साल पुराना या 15 साल के पहले वाला इतिहास अब लिखना है, तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि मैं ना लिख पाऊँ सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि मुझे लिखना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए भी, है ना, एक चैलेंज हो जाती है सर, ओके। तो होता ये है दोस्तों कि जब हम लोग ह्यूएन सांग की बात करेंगे, तो ह्यूएन सांग की जो राइटिंग है, वो राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। भारत से उसने सैकड़ों मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके गया था। कितनी? 650 से ज़्यादा, बिकॉज़ ही वांटेड टू गेट ऑल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बुद्धिज्म सर, गेटिंग अबाउट, ओके। अब ह्यूएन सांग ने क्या-क्या ऑब्जर्व किया है, व्हाट ही हैड ऑब्जर्व्ड विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, what was the socio-economic conditions, what was the political conditions of the country, and what was in the general things as well sir, getting my point, okay। तो आप देखने की कोशिश करिए कि ह्यूएन सांग ने भारत के बारे में बताया है, खास करके जो पुरानी सिटीज जो है उसके बारे में वो जरूर से लिखता है, कि जैसे पाटलिपुत्र है, जैसे कपिला वस्तु है, जैसे वी विल सी की श्रावस्ती है, वहां पे उनकी रेलेवेंस खत्म हो गई थी। अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि बहुत पुरानी थी सर, शहरों के रूप में सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अशोक के समय की थी। इनफैक्ट अशोक के बारे में उसने लिखा है, और उसने बताया है कि अशोक का पैलेस बहुत ही बड़ा होगा सर, ठीक है। इनफैक्ट उसने बुद्धा के रिलेटेड जितनी भी प्लेसेस विजिट की थी, वहां पे भी वो अच्छी खासी ग्लोरिफिकेशन करेगा। जैसे अशोक ने पिलर्स बनाए थे, अगर आपको याद होगा, जिसे हम लोग कहते हैं अशोकन पिलर्स। अशोक ने जो भी पिलर्स बनाए थे इस दौर के अंदर, इस पिलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सैकड़ों इंफॉर्मेशन ह्यूएन सांग देता है। और ह्यूएन सांग ने यह बताने की कोशिश की थी कि अशोक के द्वारा जो पिलर्स बने हैं, ये पिलर्स में हॉर्स की इमेजेस हमको मिल जाती है, घोड़े की आकृतियां हमें मिलेगी सर, ठीक है। ये जो हॉर्स की इमेजेस और घोड़े की आकृतियां मिलती है, वो लुम्बिनी के अंदर अशोकन पिलर में मिलेगी। लुम्बिनी में आया हुआ अशोक का एक स्तंभ है,
उसके बारे में ह्यूएन सांग ने हमको इन्फॉर्मेशन दिया सर, ठीक है। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट एज वेल, वेयर ह्यूएन सांग इज ऑब्जर्विंग अबाउट लुम्बिनी पिलर एंड लुम्बिनी में हॉर्स की कैपिटल के बारे में उसने बताया है सर, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ह्यूएन सांग ने कन्नौज को बहुत ग्लोरीफाई किया है, मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि कन्नौज वाज द सेंटर जहां पे लोग रहते थे। कन्नौज वाज द इंपीरियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। इनफैक्ट हर्षा के बाद वाले पीरियड से, ये हर्षा के ट्रांजिशन के पीरियड से अगर आपको पता होगा कि भारत में जो इंपीरियल कैपिटल था वो कन्नौज में ही शिफ्ट हो जाता है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि इस दौर के अंदर अब जो भी इंफॉर्मेशन थी वो कन्नौज सेंट्रिक रहेगी। ये भी एक इंटरेस्टिंग हम लोग मेंशन इसके अंदर से कर सकते हैं। हर्षा के एम्पायर के बारे में लिखने की कोशिश करेंगे और साथों साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ह्यूएन सांग की राइटिंग में और क्या क्या चीजें थी। ह्यूएन सांग नालंदा में काफी सैकड़ों साल बिताता है, पर नालंदा के साथ साथ एक अदर इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में बताता है जिसका नाम है वल्लभी सर, ठीक है। वल्लभी वाज अ प्लेस जहां पे बुद्धिस्ट सेंटर था, जहां पे लोग पढ़ाई करने आते थे। उसकी भी इंफॉर्मेशन ह्यूएन सांग ने दी है। ह्यूएन सांग लॉ एंड ऑर्डर को ग्लोरीफाई करेगा और कहेगा कि हर्षा के समय पे बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था। मैं जहां कन्नौज में रुका था वहां तो बहुत बढ़िया था, पर कन्नौज से मैं दूर गया तो मेरे को किसी ने लूट लिया, मेरे को किसी ने माल दिया सर, ठीक है ना, समझे। ऑब्वियस था क्योंकि आप दूर दराज के विस्तार में जाओगे, आपको फॉरेस्ट के एरिया से जाना था, है ना, आप फॉरेनर लग रहे थे। और लॉ एंड ऑर्डर में तो 100% तो क्या, क्राइम तो कोई कंट्रोल कर ही नहीं पाता है, क्राइम को प्रिवेंट ही कर पाते हो सके सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी वेयर वी विल कम टू नो कि ह्यूएन सांग की राइटिंग के पॉइंट ऑफ से हमको ये चीजें मिलेगी कि ह्यूएन सांग ये लिखता है कि भाई मुझे दूर दराज के विस्तार में लूट लिया गया। उसने एजुकेशन के बारे में लिखा है, डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बारे में लिखा है, कपड़ों के बारे में लिखा है। इनफैक्ट वो बड़ा इंटरेस्टिंगली लिखता है कि भारत में 30 साल तक उस पीरियड में लोग शिक्षा प्राप्त किया करते थे सर, ओके। ये 30 साल तक इसके लिए क्योंकि भारत की जो यूनिवर्सिटी सिस्टम थी या विश्वविद्यालय थी एंशिएंट इंडिया में, बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड हुआ करती थी, पहली बात। जहां सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस थे वहां पे भी वी विल फाइंड कि स्नातक, स्नातक का मतलब है कि आप एक लेवल तक का जब एजुकेशन कंप्लीट करोगे वो गुरु की आज्ञा के ऊपर खत्म होता है सर, ठीक है। सो टिल द टाइम द गुरु इज नॉट हैप्पी योर एजुकेशन इज इनकम्प्लीट, ओके। आपकी शिक्षा अधूरी रहती है। और इसके कारण ही वी विल कम टू नो कि ह्यूएन सांग के पॉइंट ऑफ से जब हम लोग राइटिंग की बात करते हैं तो ह्यूएन सांग के राइटिंग के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग को एक चीज मिलेगी, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बारे में भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है। बाकी उन्होंने हर्षा के बारे में बहुत लिखा है और कहा है कि हर्ष अगर अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से 1 रुपया भी कमाता था तो उसको 25-25 पार्ट्स में या 25 पैसों में डिवाइड कर देता था सर, ठीक है। सो वॉट एवर ह्यूएन सांग विल बी डूइंग इज दैट ही विल बी डिवाइडिंग दिस whole money that he has earned into 20-25 पैसा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो अगर 1 रुपये ह्यूएन सांग कहता है कि हर्ष कमाया था तो 25 पैसा एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया, 25 पैसा चैरिटी में कर दिया, 25 पैसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और उनकी सैलरी में, 25 पैसा स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ से भी वो ईयर मार्क कर देगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चलता है कि ह्यूएन सांग की जो स्टोरी है इसमें वो हर्षा के बारे में काफी बताने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हर्षा बेसिकली कॉमन मैन के बारे में बहुत सुनता था। यूएनसा हर्षवर्धन को कहता है कि वो एक विजिट के लिए जाया करता था। ऑलमोस्ट अलग अलग विस्तार के अंदर राजा की पकड़ हुआ करती थी, वो भी उसने लिखा है। हर्षा के बारे में उसने ये भी लिखा है कि राजा को प्रजा के वेलफेयर के बारे में बड़ी चिंता हुआ करती थी और बड़ी बेनोवलेंसी की बात करेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। हर्षवर्धन के बारे में वो भी लिखने की कोशिश करता है कि भाई यहाँ जो टैक्सेशन था बहुत मिनिमम था, दैट इज 1/6 ऑफ रेवेन्यू सर, ठीक है। एक्चुअली हर्षवर्धन के बारे में दो ही लोगों ने सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है, एक है बाण भट्ट सर, है ना। बाण भट्ट ने हर्षचरिता लिखी थी अगर आपको याद होगा तो सर, ठीक है। हर्षचरिता वाज अ बुक दैट वाज कॉल्ड एज द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन सर, ठीक है। हर्षवर्धन खुद भी लिखते हैं सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल कम टू नो कि जब हम लोग ह्यूएन सांग की बात करेंगे तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि बाण भट्ट ने इनके बारे में लिखा है और हर्षा ने खुद भी लिखा है और ह्यूएन सांग भी लिखता है सर, ठीक है। ह्यूएन सांग ने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अच्छा लिखा है। इनफैक्ट दूर जगह के ऊपर डेकोइटी हो रही थी वो भी हमको मिलेगी। और ह्यूएन सांग ने ही हर्षा की आर्मी के बारे में लिखा है। इनफैक्ट ह्यूएन सांग हैज रिटन अबाउट द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ हर्षवर्धन सर, ठीक है ना। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि हर्षवर्धन की उस पीरियड में चालुक्यन राजा पुलकेशिन टू के साथ लड़ाई हुई थी। इसके बारे में ह्यूएन सांग ने हमको कुछ कुछ चीजें दी है सर, ठीक है ना। सो ह्यूएन सांग हैज मेंशन टू अस, ह्यूएन सांग हैज गिवन दिस इंफॉर्मेशन
कि हर्षा एंड पुलकेशिन टू हैड अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर द रीजन्स ऑफ दक्कन, बट ह्यूएन सांग विल नॉट गिव अस द रिजल्ट कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो ह्यूएन सांग कहता है कि हर्षा के पास बहुत बड़ी सेना है, हर्षा के पास बहुत बड़ा साम्राज्य है। एक दफा हर्षा और पुलकेशिन टू के बीच में लड़ाई हो गई, पर लड़ाई का परिणाम क्या हुआ, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट बैटल और कॉन्फ्लिक्ट, वो ह्यूएन सांग ने मोस्ट प्रोबेबली मिस आउट कर दिया है। अब ये मिसिंग आउट करने का कारण क्या था, व्हाट इज द रीजन फॉर दी मिसिंग आउट, तो है ना, तो वो तो बहुत बड़ा एक सवाल आपको इसके अंदर से मिलेगा सर, गेटिंग ओपन। ओके, बाकी ह्यूएन सांग भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की व्यवस्था के बारे में बताता है, उसने पोर्ट्स के बारे में बताया है सर, ठीक है ना। सो ही हैज रिटन समथिंग अबाउट ताम्रलिप्ति सर, ठीक है ना, समझे। ताम्रलिप्ति अगर आपको पता होगा तो बंगाल का पोर्ट था जो ईस्टर्न कोस्ट में था। एंड वी विल ऑल्सो सी कि भारत का जो वेस्ट है, खास करके कैम्बे वाला जो रीजन है या खंभात वाला जो रीजन है, वहां पे भी वी विल सी कि ह्यूएन सांग थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन करेगा। वो ये भी बताने की कोशिश करता है कि भारत के लोग अलग अलग वस्तुओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे और भारत के लोग जेम्स एंड ज्वेलरी पहनने के बड़े शौकीन थे सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है जो ह्यूएन सांग ने ऑब्जर्व किया था सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो इस बेसिस के रूप में हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ह्यूएन सांग हैज ऑब्जर्व सो मेनी थिंग। ह्यूएन सांग अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो भारत के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है जो नॉर्मली हमको कोई किताबों के अंदर से नहीं मिल रही थी सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, दूसरी कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए, हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि ह्यूएन सांग ऐसी ऑब्जर्वेशंस लिखवा रहा था जो नॉर्मली एक फॉरेन ट्रैवलर्स के हिसाब से उसके लिए बड़ी अचरज भरी थी सर, है ना। उसने जैसे हर्षा के बारे में ऐसी ऐसी चीजें लिखी जहां वो कह रहा है कि भाई पनिशमेंट मिल रहा था पर लाइट पनिशमेंट देने के लिए राजा कार्य करेगा सर, ठीक है। कुछ कुछ जगह के ऊपर ह्यूएन सांग ये भी कहता है कि देयर आर ऑर्डियल्स दैट वर कैरिड आउट टू द रिपीटेड ऑफेंडर्स। ओके, ऑर्डियल्स का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, आपने कुछ गलत किया है ना, आपने चोरी चपाटी की है, तो हो सकता है कि आपको गरम तेल के अंदर हाथ डाला जाएगा और आपको चेक किया जाएगा कि क्या सच्ची में आपने क्राइम किया है कि नहीं किया है। क्योंकि गरम तेल के अंदर हाथ डालने के बाद अगर आपका हाथ नहीं जलता है, उसका मतलब है कि आप प्योर एंड पायस हो, है ना। आपको शायद अंगारों के ऊपर चलने के लिए कह दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप अंगारों में चलिए, है ना, कोल के ऊपर, गरम कोयलों के ऊपर, और उसके बाद अगर आपके हाथ पैर नहीं जलते हैं तो आप प्योर एंड पायस हो, वरना आपने चोरी की है सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि इस प्रकार की बातें आपको यहाँ से देखने को मिलती है और इस बेसिस के रूप में वी विल सी कि ह्यूएन सांग ने काफी सारी ऑब्जर्वेशन किया, भारत में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताया, कस्टम ड्यूटीज के बारे में बताया। इनफैक्ट जो ट्रेड हो रहा था ना, ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में, वहां उसने कस्टम बैरियर्स के बारे में, कस्टम ड्यूटीज के बारे में बताने की कोशिश की और उसने कहा कि भारत में ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स हु आर अपॉइंटेड एंड ऑल दिस ऑफिशियल्स आर हियर टू चेक द कस्टम बैरियर्स, है ना, जो ट्रेड एंड कॉमर्स बेसिकली हो रहा था। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चलता है कि वी विल फाइंड कि ये चीजें आपको मिलेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो वी विल सी कि ह्यूएन सांग ने काफी सारी चीजें ऑब्जर्व की, काफी सारी इंफॉर्मेशन हमको दिया, भारत की सोसाइटी के बारे में बताया है, स्त्रियों के एजुकेशन के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, सती के बारे में बताता है सर, ठीक है। याद रखना कि सती बाय द 6th सेंचुरी हैड ऑलरेडी बीन इनटू प्रैक्टिस। ओके, सती के बारे में एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है एरान इंस्क्रिप्शन सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, एंड वी विल कम टू नो कि इसके बारे में भी ह्यूएन सांग मतलब सती हो रहा था वैसे एविडेंसेस बता रहा है। ह्यूएन सांग ने भारत के अंदर खास करके सोसाइटी की प्रैक्टिसेस के बारे में बताया है। जैसे कहा है कि सोसाइटी में ऑनियन नहीं, नॉर्मली नहीं खाते थे सर, है ना, तो वैष्णविज्म और बुद्धिज्म का प्रभाव के कारण होगा। ह्यूएन सांग ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में लिकर और मीट भी नॉर्मली लोग नहीं कंज्यूम करते थे सर, ठीक है ना, समझे। तो चुपचाप चला था अपनी मंजिल की तरफ सर, है ना, फिर कहीं और नजर पड़ी और मेरा रास्ता बदल गया। तो होता है कभी कभी कुछ लोग भटक जाते हैं, पर ह्यूएन सांग ने एक चीज बड़ी सिग्निफिकेंटली लिखी और कहा कि भाई देखो ये सब चीजें हमारे यहाँ नहीं चलती थी। प्राचीन भारत या हर्षवर्धन के समय का भारत बहुत ही अलग प्रकार का था सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चलता है कि ह्यूएन सांग ने सैकड़ों बातों में ऑब्जर्व किया, भारतीय समाज के अंदर टॉलरेंस के बारे में बताया कि देखो भारतीय समाज एक ऐसा समाज के रूप में गुजर रहा था, लोग शांति प्रिय रूप से रह रहे थे। देयर वर बुद्धिस्ट पीपल, देयर वर जैन पीपल, देयर वर पीपल बिलोंगिंग टू वैष्णविज्म एंड शैविज्म,
ऑल ऑफ देम स्टेड टुगेदर, देयर वाज नो प्रॉब्लम्स एंड नो इश्यूज एज वेल सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो इस बेसिस के रूप में ह्यूएन ने एक सैकड़ों इन्फॉर्मेशन दिया। ये इन्फॉर्मेशन में उसने दो सभाओं के बारे में बताया। एक कन्नौज सभा है ना, ये 21 दिन तक चली थी, 21 डेज तक, और इसी में ही हर्षवर्धन बुद्धिज्म की तरफ आ गया सर, ठीक है ना, समझे। और दूसरी थी वी विल फाइंड की प्रयाग असेंबली, जहां हर्षवर्धन ने चैरिटी की थी सर, है ना, समझे। तो ह्यूएन सांग भारत के बारे में हमें काफी इंफॉर्मेशन देगा, और जब वो वापिस भी जा रहा होता है तो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिली। तो हुआ क्या, मैंने आपको बताया कि ह्यूएन सांग हैड स्टेड एट नालंदा, राइट, है ना, समझे। तो ह्यूएन सांग जब नालंदा में रुका था ना सर, ओके, तो उसके बाद एक इंडियन भिक्षु के साथ उसकी डिस्कशन हुई सर, ठीक है ना। तो ह्यूएन सांग की एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, और ह्यूएन सांग ने डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंडियन टीचर थे जो ह्यूएन सांग को पूछते हैं कि ह्यूएन सांग, आप तो अभी काफी सालों से इंडिया में हो, अब आप वापिस चाइना जाके क्या करोगे सर, ठीक है ना, समझे, और आप आगे क्या करने वाले हो। तो ह्यूएन सांग ने कहा कि भाई देखो, आई विल बी गोइंग बैक टू द प्लेस जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वो इंडियन टीचर जो थे, जो स्कॉलर थे, उन्होंने ह्यूएन सांग को पूछा कि भाई आप फिर वी विल सी कि आए ही क्यों थे अगर आपको वापिस ही जाना था सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके, एंड यू शुड हैव स्टेड बैक ओवर हियर। तो ह्यूएन सांग बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आता है, देते हैं। ह्यूएन सांग कहते हैं कि देखो दादा, मैं वो प्रदेश से बिलोंग कर रहा हूँ जहाँ पे बुद्ध का जन्म नहीं हुआ है। मैं वो प्रदेश से बिलोंग कर रहा हूँ जहाँ बहुत लोग अभी भी अंधेरे के अंदर जी रहे हैं। मैं वो प्रदेश से बिलोंग कर रहा हूँ जहाँ बुद्ध का दर्शन और बुद्ध का धर्म की जो उनकी रोशनी है वो वहाँ पे जानी बाकी है सर, ठीक है। और इसी के कारण बुद्ध ने भी ये कहा था कि अगर आप खुद प्रज्वलित हो जाओ तो आपका कार्य ये है, आपको बोधिसत्व बन के दूसरों की मदद करनी है, और दूसरों को एक दिया दिखाना है जिसके थ्रू वो एनलाइटन हो पाए। इस बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि चाइना एक ऐसी सोसाइटी से गुजर रहा है जहां एक तरह से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो एनलाइटनमेंट था, पर अधूरा था। वहां के लोग जिस प्रकार से वी विल सी की जीवन जी रहे थे, उसमें ह्यूएन सांग चाहता था कि एक बुद्धिस्ट धर्म और बौद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि जो दर्शन है वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ह्यूएन सांग अपने समाज की वीकनेसेस बता रहा है। वो कह रहा है कि देखो, मुझे यहाँ का जो बुद्धि ज्ञान मिला है, वो ज्ञान अगर मैं चाइना में जाके दूंगा तो कितना सारा डेवलपमेंट और कितनी सारी चीजें सोसाइटी के अंदर अपलिफ्टमेंट के रूप में होगी सर, ओके। इस बेसिस के रूप में हमें इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिली कि जो चीज इसके पहले कोई भी वी विल फाइंड कि चाइनीज ऑथर ने नहीं बताई है सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो वो ये कह रहा है कि द किंग ऑफ धर्मा मतलब बुद्ध को कह रहे हैं कि धर्म के जो राजा है, धर्मराज, है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट। जैसे एक महाभारत में भी धर्मराज है, वैसे बुद्धिज्म में बुद्ध को भी धर्मराज कहते हैं सर, है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो किंग ऑफ धर्मा हैज फाउंडेड और he has given the teachings to us sir, getting my point, okay, and it is for us to propagate them, and his light or his enlightened ideas and the philosophy should reach to the other parts of the world, है ना, दुनिया के विस्तारों के अंदर जाना चाहिए। वही कार्य मैं चाइना में जाके करूंगा सर, ठीक है ना, समझे। तो आप समझने की कोशिश करिए कि ह्यूएन सांग अपने समाज की बताता भी है, वो वीकनेसेस या कह सकते हैं कि उसको जो कमी लग रही थी वो भी बताने की कोशिश करेगा, और ह्यूएन सांग उसके बाद हर्षा की आज्ञा लेता है और वो जाएगा सर, ठीक है। इनफैक्ट ह्यूएन सांग ने कांची के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी सर, ठीक है ना, समझे। तो वो गुजरात पे भी गया है, वो वल्लभी भी मोस्ट प्रोबेबली ट्रैवल करता है। उसने कांची के बारे में बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन किया। वो जब कांची गया तो ही वाज सरप्राइज्ड टू सी कि कांची वाज अ टाउन इन साउथ इंडिया सर। आप मतलब देखिए कि तमिलनाडु के अंदर आया हुआ है कांजीवरम, ये रहा सर, ठीक है ना, कांजीवरम या कांचीपुरम जो पल्लवों का कैपिटल था। सो व्हेन ही गोस टू कांची, he observed that the city of Kanchi is divided into four parts. So there was a Jaina Kanchi, there was a Vishnu Kanchi, there was Shiva Kanchi and there was Buddha Kanchi सर, है ना। कांची करके शहर जो था वो चार पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। इस पीरियड में कांची में पल्लव डायनेस्टी रूल कर रही थी, ये पल्लवों का कैपिटल था, और उसमें वो जो कांची में जाता है तो उसने वहां पे घटिका के बारे में लिखा। घटिका वर द टेम्पल इंस्टीट्यूशंस एंड द वैदिक कॉलेजेस अटैच्ड टू द टेम्पल इंस्टीट्यूशंस। वो वहां के बुद्धिज्म की एक मोनेस्ट्री के बारे में लिखता है, और कहता है कि कांची में मैं जाके हक्का पक्का रह गया, क्योंकि 10,000 लोग उस पीरियड में कांची में ये मोनेस्ट्री में जी रहे थे, और ये लोग अपना जीवन और वहां पे जो बुद्धि का जो दर्शन है, बुद्धिज्म का जो दर्शन है, वो फॉलो कर रहे थे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो आप सोच सकते हो कि ह्यूएन के पॉइंट ऑफ व्यू से या ह्यूएन के राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने हमको ऐसी इंफॉर्मेशन दिया कि 7th सेंचुरी में, यानी कि 7वीं शताब्दी में जब वो आया था,
तभी भी भारत में बुद्धिज्म कितना पॉपुलर था। ह्यूएन सांग जब वापिस भी गया ना, व्हेन ही वेंट बैक सर, है ना, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो हर्षवर्धन ने एक लेटर लिख के दिया उसको कि महाराज आपको कोई टच नहीं करेगा, है ना, मैं ये लिख के देता हूँ, और मेरे ये लेटर के आधारित आपको सिक्योरिटी गार्ड्स और आपको बाकी सारा एस्कॉर्ट मिल जाएगा। पंजाब तक तो मेरे ही बंदे शासन कर रहे हैं। एक्चुअली हर्षा बहुत बड़ा साम्राज्य बना के बैठा था उत्तर भारत में उस पीरियड में। और हर्षवर्धन का ही जो सामंत था गुजरात में भी था, हर्षवर्धन के ही सबॉर्डिनेट राजा पंजाब में भी थे। तो मैंने बताया उदित करके जो राजा थे जालंधर के, वो हर्षा के अंडर में आते थे, और उदित उनको सेंट्रल एशिया तक ड्रॉप करके आया, मतलब उन्हीं के ही बॉडीगार्ड्स और उनके ही जो लोग थे, क्योंकि ह्यूएन सांग को कोई दिक्कत ना आवे सर, ठीक है। तो ह्यूएन सांग की इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है। ह्यूएन सांग ने भारत और चीन के बीच में जो संबंध बनाया है, वो संबंध के बाद इसके बाद डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस होने की शुरुआत हो जाएगी सर, ठीक है। बिकॉज बाय द टाइम ह्यूएन सांग had actually established the Buddhist traditions in India और इंडो चाइना बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, कंटेम्पररी टू दैट, उनके ही कंटेम्पररी पीरियड के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि हर्षा के कोर्ट में वी विल सी कि गुड नंबर ऑफ चाइनीज डिप्लोमेट स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स इंडिया सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ह्यूएन सांग के समय पे और ह्यूएन सांग की विजिट बहुत ही सिग्निफिकेंट थी। हर्षा या इंडिया चाइना रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें ये चीज देखने को मिलती है कि हर्षा के कोर्ट में, है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके, चाइनीज एम्बेसडर्स की एंट्री होने की शुरुआत हो जाएगी सर, ठीक है ना, समझे। तो यू कैन इमेजिन चाइनीज एम्बेसडर्स कैसे आए थे सर, ओके। तो ह्यूएन सांग ने जो रास्ता खोला था और इनके बीच में जो इंटरलिंकेजेस हुए, इसी के कंटेक्स्ट में एक व्यक्ति चाइना से आता है जिसका नाम था वैंग जुआंग्स, ओके ना, समझे, याद रखना। वैंग जुआंग्स केम टू इंडिया आफ्टर ह्यूएन सांग सर, ओके। ह्यूएन सांग के बाद या उसके आगे पीछे के दौर में ही ये भाई भारत में आया था सर, ठीक है। वैंग जुआंग्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि वैंग जुआंग्स हर्षा के कोर्ट में एम्बेसडर के रूप में एक दफा आके चाइना से एक मिशन लेके आया था। लेटर ऑन जब वो सेकेंड टाइम इंडिया में आया या थर्ड टाइम इंडिया में आया, तब उसको पता चला कि कन्नौज में हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी है, और कन्नौज के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ था। ह्यूएन के ट्रांजिशन के पीरियड में ह्यूएन ने जिस प्रकार के रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया और भारत और चीन के बीच में जो कल्चरल बॉन्डिंग और आउटलुक निकल के आई, इसी का ही परिणाम था कि चाइना से ऑफिशियल एम्बेसीज की भारत की तरफ एंट्री आने की शुरुआत हो गई थी इसी दौर में सर, ओके। तो एक चाइनीज एम्बेसडर था जिसका नाम था वैंग जुआंग। ये टोटल 3 मिशंस लेके इंडिया में आया था। पहले मिशन में जब ये इंडिया में आया था तब वो हर्षा को मिल के गया था सर, ओके। सेकेंड टाइम में भी ऐसा कहता है कि ट्रांजिशन में हर्ष था। जब वो तीसरी दफा आया, थर्ड टाइम जब वो इंडिया के ऊपर आता है और अपना डिप्लोमेटिक मिशन लेके हर्षा को मिलने आया था, तब उसको पता चला कि कन्नौज की गद्दी में हर्ष नहीं है, क्योंकि हर्ष की मृत्यु हो चुकी है। हर्ष की मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद कन्नौज में अर्जुन करके एक राजा हुआ करता था, और ये राजा के बारे में वैन जुआंग्स को पता चला कि भाई ये राजा बड़ा क्रूअल है। ये काइंड ऑफ एक ऐसे शासक के रूप में है जो प्रजा के बारे में नहीं सोच रहा है। ये एक ऐसे शासक के रूप में है जिसने वेलफेयर को दरकिनार किया हुआ है। तो उसके बाद ह्यूएन सांग प्लान करता है, ये सॉरी वैंग जुआंग्स प्लान करता है कि कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया जाए। वैन जुआंग्स उसके बाद नेपाल और नेपाल से होते हुए तिब्बत जाएगा, वहां के स्थानिक राजाओं की और वहां के स्थानिक लोगों की एक सेना क्रिएट करता है, और वो इकट्ठे होके फिर कन्नौज के ऊपर आक्रमण करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ कि चाइना ने इन्वेजन किया था सर, ठीक है, कन्नौज के ऊपर, क्योंकि ये चाइना का एम्बेसडर था, ये चाइना का डिप्लोमेट था, जिसने नेपाल तिब्बत की सेना इकट्ठी करके कन्नौज के ऊपर बेसिकली अटैक किया था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये याद रखेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैंग जुआंग्स केम इन दी इंडिया एज अ एम्बेसडर टू ऑफ टैंग डायनेस्टी। मैंने बताया टैंग डायनेस्टी कौन था। टैंग डायनेस्टी चाइना की ऑफिशियल डायनेस्टी थी जिसने रूल किया था, और इसने ह्यूएन सांग को इनिशियली रोका भी था। हमने देख लिया सर, ठीक है ना, समझे। तो वैन जुआंग्स को पता चला कि हर्षवर्धन की जगह एक दूसरा राजा है जिसका नाम था अरुजुनिया या अरुणस्व कहते हैं सर, ठीक है। एंड इसके बाद वी विल फाइंड कि जब ये वहां पे रूल कर रहा था, इसने वैंग जुआंग्स के ऊपर अटैक कर दिया। वैंग जुआंग उसके बाद तिब्बत चला जाता है, वहां से उसने खुद 8-7-8 हजार लोगों की सेना क्रिएट की, और उसके बाद उसने कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया। ये कन्नौज के ऊपर चाइना की तरफ से आक्रमण किया गया था, क्योंकि चाइनीज डिप्लोमेट था। वैंग जुआंग्स ने भी अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम था ट्रैवल नोट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। क्या नाम था?
ट्रैवल नोट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया सर, ठीक है ना। ये कब आया होगा? मोस्ट प्रोबेबली 650 के आसपास का पीरियड होगा, 647 से 650 के पीरियड के बीच में ही ये आया चाहिए, क्योंकि इसके कुछ सालों के पहले ही ह्यूएन आके गया था। ये थर्ड टाइम इंडिया में आया होता है, मतलब ऑफिशियल डिप्लोमेसी के रूप में। और इसके बाद एक और चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में आएगा जिसका नाम था यी जिंग सर, ओके ना। तो मैंने बताया कि ऑफिशियली हमको चाइनीज ट्रैवलर्स की हिस्ट्री के अंदर से या चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग बात करेंगे या कौन से ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे, उनमें हमें 4 नाम तो याद होने चाहिए सर, ठीक है। ये 4 नामों के अंतर्गत वी विल फाइंड कि पहला फाहियन जो हमने पिछले क्लास में देखा, अभी ह्यूएन सांग, तीसरा है वैंग जुआंग्स, है ना, समझे कि नहीं समझे? तीसरा है वैंग जुआंग्स और चौथा है आपका वी विल सी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या कह सकते हैं कि, है ना, यी जिंग सर, है ना। तो ये तो ह्यूएन सांग है, HIUN सर, है ना, समझे, ह्यूएन सांग। तीसरा मैंने बताया कि वैंग जुआंग्स, कैडिंग ओपन, ओके, वैंग जुआंग्स। और चौथा आता है यी जिंग, है ना। यी जिंग बेसिकली इसको इत्सिंग कहते हैं, इत्सिंग सर, है ना, इत्सिंग भी कहते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन था, ये कहाँ से आया था और इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो यी जिंग ये इत्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट डिस्कशंस करते हैं और उसके बाद खत्म करेंगे। तो ह्यूएन सांग की इंपॉर्टेंस होगी, उसकी राइटिंग के बारे में हमको क्लैरिटी हो जाती है, क्या-क्या ऑब्जर्व किया था वो पता होना चाहिए। एंड वी विल फाइंड कि यीजिंग की हिस्ट्री क्या रही है सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो यीजिंग केम टू इंडिया वाया सी रूट, है ना, वो समुंदर के रास्ते से आया और समुंदर के रास्ते से ही जाएगा सर, ठीक है ना, समझे। वो कब आता है इंडिया के अंदर यीजिंग? तो ही केम टू इंडिया समवेयर इन द ट्रांजिशन ऑफ 670, है ना, 607 या 670 680 के बीच में आपको यहाँ से मिलेगा सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो वी विल सी दैट यीजिंग केम टू इंडिया वाया द सी रूट, है ना, वो सी के रास्ते से आता है और सी के रास्ते से ही आके वो वापस भी जाएगा सर, है ना। तो ही विल बी कमिंग टुवर्ड्स इंडिया बाय टेकिंग अ सी रूट, एंड यही सी रूट से वो वापस जाता है सर, ठीक है। तो यीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता होना चाहिए। अब यीजिंग क्यों इंडिया आया था, है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो यीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखना कि यीजिंग वाज ऑलरेडी अवेयर ऑफ द ट्रेडिशंस दैट वर गोइंग ऑन। दिस ट्रेडिशंस इंक्लूड द ट्रेडिशंस ऑफ, वी विल सी कि ये ह्यूएन सांग आया था, फाहियान आया था। ह्यूएन सांग हैड बिकम अ कल्ट बाय दैट टाइम। मतलब ऐसा कहते हैं कि ह्यूएन सांग की विजिट ने भारत के अंदर एक नया, भारत और मतलब चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था। और सबको ऐसा था कि हम भी ह्यूएन सांग बनेंगे, हम भी ह्यूएन सांग के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्य करेंगे। और बाय दैट टाइम बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स वी विल फाइंड कि जो इंडिया की तरफ आ चुके थे और इनके बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी सर, ठीक है ना, समझे। आप देखिए कि भारत में 7वीं शताब्दी तक आते-आते नालंदा और वल्लभी, वल्लभी इन गुजरात, है ना, जो वल्लभी मैत्रक डायनेस्टी बेसिकली उसको पेट्रोनेज दे रही थी। नालंदा और वल्लभी ये दोनों जगह ऐसी थी जिसका ग्रोथ हो चुका है, जिसका डेवलपमेंट हो चुका है और सैकड़ों हजारों की स्कॉलर्स में इंडिया में लोग पढ़ने आते हैं। ह्यूएन सांग ने पूरा लिस्ट दिया है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द लिस्ट पार्ट सर, ओके। एंड इसी को ही हाईलाइट करवाते हुए ये जिनका मानना था कि मुझे उनकी बायोग्राफी लिखनी है। आप देखिए कि इतने हजारों लोग इंडिया में आए थे तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट किया होगा, है ना। सो देयर वर सो मेनी पीपल फ्रॉम कोरिया, जापान, चाइना, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया हु हैड कम टुवर्ड्स इंडिया एट दैट टाइम। क्या इन सब लोगों ने भारत के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा, उनके अनुभव रहे होंगे, क्या इनको हाईलाइट किया जा सकता है? तो ह्यूएन सांग ने बेसिकली जो लिखा, ह्यूएन के बाद यीजिंग जब आया या इत्सिंग जब इंडिया के ऊपर आएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और था सर, कैरिंग ऑन पॉइंट, ओके। उसको ऐसा था कि इंडिया में जो सैकड़ों स्कॉलर्स, चाइनीज ओरिजिन स्कॉलर्स है जो इंडिया में आ चुके हैं, उनकी मोनेस्ट्रीज के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इंडिया की जो नॉलेज सिस्टम क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, चाइना के अंदर ट्रांसलेशन हुआ है तो ट्रांसलेशन में कुछ नया अपडेट क्या हुआ है, वो सब कुछ इंक्लूड करके मैं कुछ लिखूंगा सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो यी जिंग या इत्सिंग कहते हैं, ही बिलोंग टू बीजिंग एज वेल। और इनको 5 साल तो पहले से ही पता था अबाउट विनय पिटाका। विनय पिटाका बेसिकली बुद्धिज्म में किताब है सर, है ना, पाली लिटरेचर की। इनको फाहियान और ह्यूएन सांग के बारे में बहुत पहले से पता था। तो इनको ऐसा था कि अगर फाहियान आ चुका है, ह्यूएन सांग आ चुका है, तो मैं क्यों ना जाऊं सर, ओके। इफ फाहियान हैड कम टू इंडिया, इफ ह्यूएन सांग हैड कम टू इंडिया, व्हाई कांट आई, है ना, मैं भी जा सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी बेसिकली एक तरह से, है ना, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। सो हेंस ही डिसाइडेड टू कम टुवर्ड्स इंडिया एंड ही डिसाइडेड टू कम बाय सी रूट, है ना। वो कैसे आता है? समुद्र के रास्ते से आया। तो चाइना से, कैंटोन से निकला, वहां से ताम्रलिप्ति हुआ,
बुद्धा के रिलेटेड प्लेसेस में इन्होंने भी नालंदा में 10 साल निकाला। लेटर ऑन जाते-जाते सुमात्रा नाम की जगह पे रुकते हैं। सुमात्रा बेसिकली आज का साउथ ईस्ट एशिया है। वहाँ पे भी बुद्धिज़्म हुआ करता था। वहाँ पे इन्होंने सैकड़ों किताबों का ट्रांसलेशन किया एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी राइटिंग के अंदर भी हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब इनकी राइटिंग में इम्पोर्टेंस किस बात को लेके थी सर? गेटिंग ओपन्ड, ओके। तो वो इंडिया चाइना के कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। वो ये बताएँगे कि वे देखो भारत के लोग खाने में किस तरह से वस्तुओं का उपयोग कर रहे थे सर, गेटिंग ओपन्ड, ओके। तो कह रहे हैं कि इंडिया के लोग राइट हैंड का यूज़ करते हैं खाने में सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? गेटिंग ओपन्ड, ओके। अब आपको भी पता है कि इंडियन ट्रेडिशनली राइट हैंड की अपनी खुद की इम्पोर्टेंस है सर, ओके। चाइना के अंदर से बेसिकली उसको बहुत सरप्राइजिंग था कि राइट हैंड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं सर, गेटिंग ओपन्ड, ओके। क्योंकि इस दौर में चाइना में चॉपस्टिक्स मतलब जो लोग कहते हैं सर, है ना? समझे? यूज़ हो रही है, ऐसे चाइना में उस प्रकार की स्टिक्स का या कुछ उपयोग हो रहा था, उसको देख के ये सरप्राइज़ थे कि इंडिया के लोग वी विल फाइंड कि खाने में राइट हैंड का ही यूज़ कर रहे हैं सर, गेटिंग ओपन्ड, ओके। तो यी जिंग ने चाइना से आए हुए सैकड़ों बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के बारे में बताया है सर, ठीक है ना? उनकी राइटिंग की कहानी क्या है? ही वांटेड टू राइट द बायोग्राफी ऑफ चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हू हैड कम टू इंडिया, है ना? यी जिंग वाज़ मोर ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री मेकर समझ में आता है कि नहीं आता आपको सर? ओके। देखिए ह्यूएन सांग की अलग क्यूरियोसिटी थी, फाहियान की अलग क्यूरियोसिटी थी। ये जिंग मानता था कि भई देखो मैं तो जाके आया, मेरे को मेरे बारे में नहीं लिखना कि मैंने ये किया, वो किया, मैंने फला देखा। मेरे को बाकी सारे स्कॉलर्स के बारे में लिखना है कि और क्या कर रहे थे, है ना? उनके बारे में कोई लिखता ही नहीं है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स ये जिंग्स राइटिंग इज़ वेरी डिफरेंट सर, ओके। ही स्टेयड इन इंडिया almost for 10-15 years and he will be meeting multiple pilgrims who had come to India. The pilgrims have not written about themselves. यीजिंग का टारगेट ही ये था कि यार सैकड़ों पिलग्रिम्स इंडिया में आए थे, सैकड़ों पिलग्रिम्स इंडिया के बारे में बेसिकली अपना अनुभव पर उन्होंने लिखा नहीं है। तो यीजिंग को ऐसा मन में था कि भई देखिए, मैं ऐसी बातों को कैद करूँ और ऐसी बातों को बताऊँ और लिखूँ, जो सामान्य रूप से बाकी सारे कोई भी पिलग्रिम ने अपने बारे में नहीं लिखा है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यीजिंग विल बी राइटिंग अबाउट द पिलग्रिम्स अबाउट अदर स्कॉलर्स who had visited India और ही हैड मेट ड्यूरिंग हिज विजिट सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इसने किताब का नाम जो है उसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन का मतलब है कि भाई मैं दक्षिण पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी एशिया में बैठ के आज के सुमात्रा वाले रीजन में जहां पे ऑलरेडी बुद्धिज्म था, श्रीविजय एम्पायर हुआ करता था, वहां बैठ के वी विल फाइंड कि भारतीय जो रीजन है खास करके वहां पे कौन से बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आए थे उसके बारे में वो बताने की कोशिश कर रहा था सर, ठीक है। सो इट्स अ यूनिक बुक दैट इज गिविंग द रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन लेफ्ट बाय द बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, ओके। तो सैकड़ों बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स इस दौर के अंदर बिलोंग कर रहे थे। इनकी इंफॉर्मेशन हमें यीजिंग बताने की कोशिश करेंगे सर, गेटिंग ओपन्ड, ओके। सो ही इज टॉकिंग अबाउट विनय पिटका, ही इज टॉकिंग अबाउट माध्यमिक दर्शन जो नागार्जुन की थी, ही इज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस रिलेटेड टू बुद्धिज्म सर, गेटिंग ओपन्ड, ओके। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी जो राइटिंग है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भारत के अलग अलग विस्तारों में गया, इस विस्तारों के अंदर वी विल फाइंड कि मैंने बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को मिले, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर्स मूल चाइना से ही आए हुए थे। ये दर्शा रहा है कि कितनी हजारों की संख्या में इंडियन चाइनीज पिलग्रिम्स का एक्सचेंजेस हो रहा था सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो टोटल इन्होंने करीबन नहीं करके अगर आप देखोगे तो 55 से ज्यादा बायोग्राफीज इन्होंने हाईलाइट की थी। आप समझने की कोशिश करिए कि 55 से ज्यादा बायोग्राफीज को हाईलाइट करने का मतलब ये है कि उस पीरियड में 55 बुद्धिस्ट स्कॉलर्स 55 बुद्धिस्ट स्कॉलर्स इंडिया आए हुए होंगे, जो इंडिया में अपने अनुभवों का वर्णन यी जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहे हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो you can imagine this part कि how Yijing's writing is important, how Yijing is giving us the detail about other monks who had not written about themselves, sir, getting my point, okay। तो वो अलग-अलग स्कॉलर्स की अलग-अलग एक्सपर्ट्स की बात कर रहा है। जैसे यीजिंग ने एक स्कॉलर के बारे में बताया था कि देयर वाज अ स्कॉलर हु हैड कम फ्रॉम चाइना टू इंडिया, फिर वो स्कॉलर तिब्बत गए होते हैं। तिब्बत में जब वो रुके थे तब फिर से राजा ने उनको आदेश दिया कि आप फिर से इंडिया के ऊपर जाइए और इंडिया में जाके दवाइयाँ ढूँढ के लेके आइए, मेडिसिन्स, ओके। क्योंकि इंडिया वाज़ एन एक्सपर्ट इंटू आयुर्वेदिक मेडिसिन एट दैट टाइम सर, ओके। सो द चाइनीज़ वर अवेयर अबाउट द मेडिसिनल साइंसेज़ ऑफ दिस कंट्री। तो आप देखिए कि इतने सारे लोगों की राइटिंग, जो भी स्कॉलर्स की जो राइटिंग थी, ये स्कॉलर्स की राइटिंग हमको कहीं न कहीं हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है। खाने-पीने की वस्तुएँ हो, पॉलिटिकल चीज़ें हो,
रिलीजियस बेसिकली ऑर्डर हो या भारत के ओवरऑल जो वे ऑफ लाइफ थी सर, ठीक है। तो याद रखना कि चाइनीज ट्रैवलर्स ऑलवेज हेल्प इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि they would have glorified certain things, इन सर्टेन इंस्टेंसेस दे वुड हैव नॉट ग्लोरीफाइड सर, ओके। देखिए अरब्स के ऊपर तो बाद में डिस्कस करेंगे सर, क्योंकि अरब्स के ऊपर एक और सेशन लेके आऊंगा मैं। अरब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बाद में देखेंगे। चाइनीज ट्रैवलर्स के अंदर हमको ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि दे आर हेल्पिंग इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। वो भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, वो भारत की ज्योग्राफी के बारे में, वो भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, वो सोसाइटी और रिलीजन और कल्चर के बारे में भी लिखते हैं सर, ठीक है ना, समझे। और इसी बेसिस के रूप में इनकी अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी के लोग के जो भी लिमिटेड थी, उसके बावजूद भी उन्होंने भारत के बारे में टिप्पणी की है। और ऐसी टिप्पणी एक विदेशी के द्वारा लिखी गई है, उसकी रेलेवेंस बहुत बढ़ जाती है सर, ठीक है। और ऐसी छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन जो हमारे ऑथर्स ने नहीं लिखी है, हमारे साहित्यकारों ने मिस आउट की है, उसको ये चाइनीज़ पिलग्रिम्स आके फुलफिल करके जाते हैं सर, ठीक है। क्योंकि देखो ये सब यात्रालु लोग थे, ये पिलग्रिम्स थे, ये अपने धार्मिक उद्देश्य से आए थे। इनके मन में कोई प्रकार की घृणा, कोई जेलसी, कोई ग्रीड, कोई एंगर या कोई लालच नहीं थी एक तरह से कि मैं अच्छा लिखूंगा तो मुझे गिफ्ट मिलेगी या मुझे ये मिल जाएगा या मुझे राजा का पैट्रोनेज मिल जाएगा। इन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक वे के इंडिया के अंदर बारे में बताया है, वो सामान्य रूप से और कोई नहीं बताता है सर, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी थी इस सवाल को लेके। होपफुली आपको चाइनीज ट्रैवलर्स के बारे में समझ में आया। इसके बाद भी इंडिया चाइना रिलेशंस कंटिन्यू रहते हैं एंशिएंट इंडिया में। ऐसा मत सोचना कि इंडिया चाइना रिलेशंस खाली ट्रैवलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस था। वी विल फाइंड कि इंडिया चाइना रिलेशंस के अंदर हर्षा करके एक राजा था, उसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि पल्लव डायनेस्टी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाती है। विल सी कि चालुक्यन डायनेस्टी डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएगी। वी विल फाइंड कि मोहम्मद बिन तुगलक करके एक राजा मिडिवल इंडिया में था, उसने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। इसके पहले अगर आपको याद होगा तो कनिष्क करके एक राजा था, उसके पीरियड में भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनते हैं। वी विल फाइंड कि चोला डायनेस्टी ने तो 72 से ज्यादा ब्राह्मणों को भेजा था, जो चाइना के अंदर एम्बेसीज के रूप में इंडिया की तरफ से गए थे। तो इस तरह से इंडिया चाइना रिलेशंस बहुत ही पुराने रहे हैं, आज के नहीं है। they are thousands years of old, okay, and we are trying, and the Chinese were more inclined to learn about India, they were more inclined to understand about India, the history and the culture of this country as well sir, okay। तो इस तरह के सवाल आपको पूछे गए हैं कि भाई हाउ दी चाइनीज ट्रैवलर्स हेल्प इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो याद रखना कि इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इनकी ऑब्जर्वेशंस की इंपॉर्टेंस है, कुछ-कुछ इनकी लिमिटेशंस भी मिलेगी। जैसे ह्यूएन की लिमिटेशन ये हुआ करती थी कि ह्यूएन 15 साल के बाद चाइना जाके लिखेंगे, कुछ चीजें भूल भी गए होंगे सर, ओके। तो आज इतना ही रखते हैं, एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपके साथ वापस मिलूंगा। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे यूसीएससी की टेस्ट को भूलिएगा मत सर, ओके। यूपीएससी के लेवल का लाइव एग्जाम होने वाला है ऑन दी 17th of December at 11 a.m. You will have a fantastic day to meet a bureaucrat. If you top this examination, you can get laptop. मेन बात यह है कि आप अपने आप को टेस्ट कर पाओगे। टेस्ट नहीं कर पाओगे तो आप कहां तक प्रोग्रेस कर पाए हो, वो आपको फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी और आप उसको गेज नहीं कर पाएंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। इसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ भी हम देने की शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए बाय, प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।